नमस्कार। एलएसडी में आप सभी का स्वागत है। मैं दिव्या मिश्रा। अ, दोस्तों, जैसे कि आपको पोस्टर से पता चल गया होगा आज के हमारे गेस्ट के बारे में। और जो सपने होते हैं, सपने क्या होते हैं जो हमें खुशी देते हैं, जिनके पूरा होने का हम वेट करते हैं। ऐसे सपने जिन्हें सोच के भी हमें अच्छा लगता है। लेकिन अपने कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों के सपने पूरा करने में खुशी मिलती है, जिनका सपना होता है कि वे दूसरों के सपनों को पूरा करें। और ऐसा रास्ता कभी भी आसान नहीं होता, क्योंकि खुद के सपने ही पूरा करना एक मुश्किल काम होता है। उसमें ही बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हर्डल्स आती हैं, स्ट्रगल्स आते हैं। तो किसी और के सपनों को पूरा करना तो जाहिर सी बात है और भी मुश्किल काम हो। किसी गरीब की बेटी की शादी का सपना, किसी अनसीन टैलेंट या कोई सिंगर जो सिंगिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, उसे एक प्लेटफॉर्म देके उसे सिंगर बनाने का सपना, उसे लोगों के सामने लाने का सपना। किसी गरीब के बच्चे के इलाज के लिए उसे सपोर्ट करके उसके चेहरे पे मुस्कान लाने का सपना। तो जो लोग दूसरों के सपनों को पूरा करने में खुशी पाते हैं, वे लोग कभी भी ऑर्डिनरी नहीं होते, हमारे जैसे नहीं होते, वो कुछ खास होते हैं। वो बहुत मेंटली स्ट्रांग होते हैं और बहुत सारी हर्डल्स उनके रास्ते में आते हैं और उन्हें वो कैसे सॉल्व करते हैं, ये हम लोग के लिए समझना बहुत मुश्किल है। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, मिस्टर अशोक श्रीवास्तव जी, वे एक बहुत जाने माने सोशल वर्कर हैं नोएडा में और 36 सालों से समाज सेवा के कार्य में हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके इस कार्य में, उनके इस सपने में कितनी तरीके के संघर्ष आते हैं और वो उनको कैसे कैसे उनको हैंडल करते हैं, कैसे उनसे निपटते हैं। तो चलिए मिलते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर अशोक श्रीवास्तव जी। और नमस्कार मेरे सभी सुनने वाले मेरे साथियों का जो कि हमारे इस फेसबुक से जुड़े हैं। और थैंक यू दिव्या जी, आज आपने मुझ जैसे नाचीज को मौका दिया यहाँ आने का। और थैंक्स अ लॉट। वेलकम सर, वेलकम इन एलएसडी। जी जी सर। थैंक यू वेरी मच। जी जी सर, थैंक यू सर। सर, आपसे मिलने का तो मुझे भी बहुत इंतजार था। और जी। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मुझे किस बात का पछतावा है। जब मैं दिल्ली हाँ। में थी आज से कुछ 3 साल पहले, तो जी विवेक जो मेरा फ्रेंड भी है कॉलेज का, आप जानते होंगे, तो उसने जी मुझे बोला कि चलो तुम्हें अशोक भैया से मिलाता हूँ। बट जी। दैट टाइम मेरी बेटी काफी छोटी थी, तो उसको हाँ हाँ बाहर हाँ। लेके निकलना एक बड़ा काम। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं आपसे क्यों नहीं मिली, मुझे आपसे मिलना चाहिए था। तो लेकिन नहीं। नेक्स्ट टाइम जब मैं दिल्ली आऊंगी तो मैं जरूर मिलूंगी आपसे और बहुत खुशी होगी मुझे आपसे मिलके। इसमें विवेक और विवेक की गलती है। सर, विवेक की गलती है। उसको बल्कि ये कहना चाहिए था, अशोक भैया चलो मैं आपको दिव्या मिश्रा से मिलवाता हूँ, है ना। उसको ये कहना चाहिए नहीं था। सर। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। और जी सर, जो आप काम कर रहे हैं, सोशल वर्क का काम, वो जी। काफी सालों से कर रहे हैं और वो आसान काम नहीं हाँ। होता। मुझे ज्यादा पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन एक झलक मुझे मिली है। वो सोशल वर्क तो नहीं कहेंगे। जब मैंने अब हाँ। करियर स्टार्ट किया था, तो हम्म। सीमाप में थी मैं। वहां पे मुझे एक जी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वुमेन एम्पावरमेंट का। तो जी जी उसमें जी मेरा रोल जो मैंने ज्वाइन किया था, एज अ मोटिवेटर, एज अ काउंसलर था लेडीज के जी। लिए, कि उन्हें हाँ उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए उन्हें मोटिवेट करना। लेकिन यकीन मानिए, मैं 1 साल में टोटली हम्म। एग्जॉस्ट हो गई और इतनी मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं थी, मैंने अपना प्रोजेक्ट चेंज करवा दिया। तो हाँ। आप इतने सालों से कर रहे हैं और इतने अच्छे बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नहीं दिव्या जी, इसके पीछे और सबसे बड़ी बात, यस यू आर सेइंग समथिंग और शैल आई गो है। यस 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 यस, प्लीज। ओके थैंक यू। नहीं दिव्या जी, ये कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये तो मन को बांधने की बात होती है। आप एक बार मन को बांध लीजिए कि आपको क्या काम करना है, कैसे करना है, और सब है। देखिए, चाहे आप परीक्षा दें, चाहे आप रोजी रोटी के लिए काम करें, चाहे आप कुछ भी करें, खेल कूद भी करें,
तो उसमें मेहनत, एकाग्रता और तपस्या सब में है। इसी प्रकार से समाज सेवा में भी है। अगर आपको आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, या कुछ भी मतलब जिंदगी में कोई भी अचीवमेंट के लिए आसानी से तो आती नहीं है। जब नहीं आती है तो मेहनत करनी पड़ती है। और इसी प्रकार से आपका मन क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपका मन कहता है कि मुझे ये काम करना है, तो करना चाहिए। और समाज सेवा के अंदर देखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ी बात है, संस्कृति की बात की जाती है। तो संस्कृति का जो सही उदाहरण है जो कि लोग देते हैं कि अगर आप किसी दूसरे की रोटी छीन लें तो उसे विकृति कहते हैं, और अपनी रोटी और उसकी रोटी दोनों खाएं तो उसे प्रकृति कहते हैं। लेकिन आप अपनी रोटी किसी दूसरे भूखे को दे दें जिससे उसका पेट भर जाए, तो इसको संस्कृति कहते हैं। तो आप हम लोग की संस्कृति यही है हिंदुस्तान की, कि जिस समय हम लोग अगर कोई बात है दूसरे के लिए, अगर हमें संस्कृति को जिंदा रखना है, तो सबसे पहले हमने सामने वाले को देखना है कि उसके हालात क्या है। और जब ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है और सोचने को दिया है, करने को दिया है, हमारा जो स्तर है वो किसी भी आम आदमी से बहुत ऊपर है, या हम ये कहें कि हम उन करोड़ों लोगों से ज्यादा सुखी हैं जिनको रात को खाने का भोजन नहीं मिलता है, तो हम तो है अच्छे हैं, तो हमें फिर एक कदम आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप सभी ऋण तो आप चुकाने के लिए सक्षम होते हैं, लेकिन सामाजिक ऋण चुकाने के लिए सबसे पहले आपको भी सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए। और मैं ये बताऊं आपको, समाज सेवा ना छोटी होती ना बड़ी होती है। किसी एक छोटे से बच्चे के को, जिसको 5 रुपए अगर पॉकेट मनी मिली हो, सामने भिखारी जा रहा हो, वो पूरे 5 रुपए उसको दान कर दे, तो मैं कहता हूं उससे बड़ा समाज सेवी कोई नहीं है। अब जिसके यहाँ अरबों वाह। रुपए पड़ा हो, और जो अरबों रुपए पड़ा हो वो 1 लाख रुपए दान दे दे, तो उसके लिए क्या समाज सेवा, वो तो वैसे ही नहीं देगा। तो ये मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि देर इज नो कंपेरिजन अमंग द सोशल वर्कर्स। कोई अपने हिसाब से कर रहा है, कोई अपने हिसाब से कर रहा है, तो जो कर रहा है वो अच्छा। आपने 1 साल किया ना, बहुत अच्छा किया। 1 साल कम होता है क्या? है? आप बताइए, इस बात भी कम होता है क्या? यहाँ तो लोग 10 दिन नहीं करते। हमको आज 45 ईयर्स हो गए समाज सेवा के अंदर। मैं 16 साल की उम्र से कर रहा हूँ, मेरे बताइए। पिताजी जो थे वो थे। तो मुझे तो अभी भी लगता है मैंने कुछ नहीं किया। फिर खैर, जी। मेरा तो समाज सेवा नहीं था, मेरा तो जॉब था। वो चांस की बात अच्छा। थी कि भगवान ने मेरे हिस्से में डाल दी। जी। जी जी। मेरा तो गवर्नमेंट जॉब था, मुझे प्रॉपर सैलरी मिलती थी। अच्छा सर, अच्छा। आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं, क्या एजुकेशन है, हाँ। एंड कैसे इस समाज सेवा पे आए? जी। बेसिकली हम लोग जो रहने वाले हैं वो फतेहपुर है, इलाहाबाद के पास। लेकिन हम ज्यादातर ये बोलते हैं इलाहाबाद के, क्योंकि हमारे सारे रिश्तेदार जो हैं वो इलाहाबाद में है, फतेहपुर में है, बांदा में है। और ये हमारा एक छोटा सा बैकग्राउंड है, क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से उन्होंने बीए किया था, फिर उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से एमए किया, और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस उन्होंने वाराणसी से किया। तो उसके बाद फिर वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक जूनियर लाइब्रेरियन हो गए थे। 1951-52 की बात है। उसके बाद उनको दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया है, राष्ट्रीय अभिलेखागार में जॉब मिल गया था उनको। वहां पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन हुए, फिर लाइब्रेरियन हो गए। फिर 83 में ही एक्सपायर्ड व्हेन ही वाज गोइंग टू, जब वो इस समय मुख्य लाइब्रेरियन हो रहे थे, पुस्तकालय अध्यक्ष बोलते हैं हिंदी में ना उसको, तो वो हो रहे थे, तो उससे पहले उनकी डेथ जी। हो गई जी। थी। और फिर मैं पैदा तो मैं इलाहाबाद में हुआ हूँ, लेकिन उसके बाद सारा जो मेरी अपब्रिंगिंग है, जो मेरी भरण पोषण है, मेरी माता जी जो थी वो यहीं आ गई थी पिताजी के साथ। हम मेरे से भी बड़े 3 भाई बहन और हैं, फिर छोटी मेरी बहन है। तो हम सब लोग फिर दिल्ली में रहते थे। मेरे जो कुछ भी ऐसा दिल्ली में हुआ, दिल्ली में मैंने प्राइमरी स्कूल था मोतीबाग के अंदर, वहां से मैंने किया। फिर आर के पुरम में आ गए, आर के पुरम के अंदर मैंने वहां से 8th पास किया। कि कुछ 2 साल में केंद्रीय विद्यालय में भी पढ़ा, सेक्टर 8 के उसमें। और उसके बाद फिर मैं 9th 10th 11th करने के लिए मैं चला गया कश्मीरी गेट के अंदर, एक स्कूल है टेक्निकल हाई सेकेंडरी स्कूल। वहां से 1977 मैंने हाई सेकेंडरी किया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू कॉलेज है दिल्ली के अंदर, उसके वहां से मैंने ग्रेजुएशन किया। और फिर जॉब किया, जॉब मैंने सेल्स का लिया था। और उसके बाद में काफी बड़ी कंपनी है क्लिक निक्सन लिमिटेड कंपनी, उससे मैंने जॉब किया। सपने तो बहुत सारे थे, लेकिन सपने कभी कभी पूरे नहीं होते, तो लेकिन यहाँ आ गए। और उसके बाद फिर मैंने 2 साल बाद मैंने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के अंदर मैंने भारतीय विद्यालय से किया। और फिर इस प्रकार से 1988 में हम लोग फिर शादी के बाद मेरी धर्म पत्नी से जिससे मेरी शादी हुई, क्योंकि वो जॉब में थी, तो हमने फिर बिजनेस की तरफ आ गए, फिर बिजनेस में लग गए, फिर बिजनेस छोड़ दिया, फिर समाज सेवा में आ गए। ये एक बड़ी लंबी कहानी है। इसको कुछ शब्दों में बस इतने में ही कह सकता हूँ
कि बस चलते रहे, जो मौका मिला उसको हमने पूरा संभाला, उसको यूज किया। और पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन स्कॉलरशिप हमेशा मिली है। ये कमाल की बात है। मतलब मैं कभी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट नहीं रहा, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे प्रिवेल किए मेरे कॉलेज के अंदर, स्कूल में, कि मुझे 9th 10th 11th में स्कॉलरशिप मिली। फिर कॉलेज में आया तो मुझे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में स्कॉलरशिप मिली। भारतीय विद्या भवन में जब मैं गया था तो वहां पता नहीं कुछ बात हुई, तो उन्होंने मेरी 50% मेरी जो थी फीस माफ कर दी। अब मेरे को अभी तक समझ में नहीं आया क्यों माफ करी, लेकिन उन्होंने कर दी। हो सकता है कि किसी और के चक्कर में मेरी माफ कर दी हो, लेकिन मैंने पूछा नहीं कभी। लेकिन हाँ, ये कि एक ऐसा रहा हमेशा जिंदगी में। और अभी मैं बिजनेस मैंने 2006 में बंद कर दिया था। उसके बाद से मैं टोटली कमिटेड एंड डेडिकेटेड टू सोशल वर्क कह लीजिए, या मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा दायित्व पूरा कर रहा हूँ। भगवान ने शायद मुझे इसलिए चुना था कि करिए आप यहाँ आइए, तो उसमें हम लोग कर रहे हैं। ओके। मतलब शादी के बाद आप सोशल सर्विस में आए हैं? नहीं, सोशल सर्विस तो मैं आफ्टर 16 साल की मैरिज? उम्र से। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मैं सोशल नहीं। सर्विस, अच्छा, अच्छा। सोशल सर्विस तो मैं 16 साल की उम्र से कर रहा हूँ, 15 साल की उम्र से। मेरे फादर जो थे वो, हम लोग आलकीपुरम में रहा करते थे, तो वहाँ पे जैसे सेक्टर्स होते हैं, तो सेक्टर 9 में हम लोग रहा करते थे। तो वो सेक्टर 9 की एसोसिएशन के वहाँ पे वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो वो रोज दिन में तो अपने काम करते थे, क्लास 1 और गेस्टेड ऑफिसर थे। तो शाम को फिर आके वो एसोसिएशन के काम के चक्कर में वो पूरे सेक्टर में घुमा करते थे। किसी का अ, नल खराब हो गया तो उसको ठीक करवा रहे हैं, किसी की झाड़ी उग गई तो उसको कटवा रहे हैं, और कभी कल्चर प्रोग्राम करवा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मतलब समाज, तो मेरे को उनके संग में घूमता था मैं। तो घूमते 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 उनको देख देख के वो मेरे को चीजें इम्बाइब होती चलेगी कि समाज सेवा क्या होता है। फिर मैंने उनको देखा कि वो कई सारे जैसे जो गरीब लोग थे उनके लिए कुछ करना, कभी उनके लिए कपड़े इकट्ठे करके बंटवाना, कभी कुछ करना, लोगों से जा जाके चंदा लेके करना। तो मैं, वो चीजें शायद अंदर मेरे आई, तो मैंने वहां से शुरू किया। तो मैंने अपनी जिंदगी में पहला प्रोग्राम जो था कोई भी, वो 16 साल की उम्र में किया था। जब मैं 10th या 11th में था, तभी हमने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया था। फिर वहीं से बात हमारी आगे बढ़ी है। ओके। मतलब ये समाज जी सेवा की जो प्रेरणा है वो आपको अपने घर से ही मिली कि इस जी तरह जी का काम अपने पिताजी को देख के आपको प्रेरणा मिली? जी, बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे आपकी फादर जो माता थे। जी भी इसमें सपोर्ट करती थी या? जी। अ, या माता जी को जैसे होता है ना, एक माँ बाप का सपना होता है जी। माता जी को मालूम ही नहीं पड़ता था कि मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। ओह! उनको लगता था कि पिता पिता यही उनको लगता है यही मैं पिताजी कर पूछने रहे हैं वाली वही थी। बहुत अ, है। अच्छा, अच्छा, यही मैं पूछने वाली थी एक्चुअली आपसे कि एक पेरेंट्स का सपना है कि बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाई प्रोफाइल जॉब करे, अच्छा पैसा कमाए, अच्छी लाइफ जिए। फिर ये समाज सेवा में थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो अक्सर होता है कि पेरेंट्स कहते हैं, "अरे! ये क्या करने लग गया?" तो ऐसा आपके घर में नहीं हुआ कि हाँ, माँ ने अपोज़ किया कि "अरे! नहीं नहीं ये नहीं, कहाँ चले गए तुम, ये नहीं कर"? ऐसा ऐसा था कि घर बड़ा था, हम लोग 5 भाई बहन हैं, और पिताजी माताजी, और फिर हमारे घर में कोई ना कोई, हमारा कोई ना कोई रिलेशन या रिलेटिव हमारा घर में हमेशा रहता था। तो माता जी बेचारी उसी में बिजी रहती थी, खाना बनाओ, ये करो, कपड़े ओह! धो, सबके लिए। तो उस समय तो पता है नौकर वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो घर के हुँ, थे। हुँ, तो हुँ। माता जी को ये था कि भैया बच्चा मेरा पढ़ता रहे, हर साल पास होता रहे, बस यही खबर मिलती रहे। तो जब मैं उनको लाके स्कॉलरशिप्स के पैसे दिया करता था, तो उनको समझ में नहीं आता था कि ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, किस चीज के आ रहे हैं। मैं बोलता अम्मा जी छात्रवृत्ति मिली है, स्कॉलरशिप मिली, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो लेकिन वो इस बात को जानती थी कि भाई अब इनका टाइम आ गया, इनको अच्छी नौकरी करनी चाहिए, अब जगह करनी चाहिए। हाँ, उनकी बड़ी एक तमन्ना थी, पिताजी की भी और माता जी की, कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूंगा। और फादर भी चाहते थे कि मैं इलाहाबाद जाके एएन जहाँ हॉस्पिटल में हॉस्टल में रहूं, और वहां से मैं आईएएस की या पीसीएस की तैयारी करूं। लेकिन वो मेरा दिमाग उस सब था नहीं, तो मैंने उनको हाथ जोड़ दिया था कि भाई मैं ये कर नहीं सकता, और मैं तो बिजनेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो बिजनेस की तरफ ज्यादा थोड़ा ध्यान था। मेरे को लगता है मुझे करना चाहिए एक बार कम से कम। हमारे खानदान कायस्थ हम लोग हैं, तो कायस्थ में नौकरी का ज्यादा वो रहता है। तो मेरा ये था कि नहीं, हमें एक बार कोशिश तो करनी चाहिए, कोई तो निकल के आए ना बिजनेस करते हुए। तो फॉर्चुनेटली मेरे जो जीजा जी थे, वो जब ईरान में शादी हुई थी उनकी, तो ईरान से लौट के जब आए तो कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मुझे उनसे इंस्पिरेशन बहुत मिली, मेरे जीजा जी अमरीश श्रीवास्तव जी, दीदी मेरी हैं, तो हम लोग उन्हीं को देख के फिर मैंने किया। और फिर फॉर्चुनेटली ये था कि किसी ने मुझे कहा कि आप बिजनेस तो करना चाहते हो अशोक, आप लोग कायस्थ हैं, तो कायस्थों में दो सबसे बड़ी खूबियां होती हैं। एक तो वो किसी की ना नहीं सुनते हैं, और उनमें दूसरा संयम नहीं होता। ये कायस्थों में एक बड़ी
खूबियां आई, मैं कमियां नहीं बता रहा, खूबियां बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर जी आपको बिजनेस जी। करना है, अगर आपको बिजनेस करना है, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ना सुनने की आदत होनी चाहिए। उन्होंने कहा भी जैसे आप किसी कपड़े की दुकान में जाते हैं, आपको कपड़ा लेना है, तो आप क्या करते हैं, थान देखते हैं ना, 20-25 थान के बाद भी आप मना कर देते हैं। वो आप पे गुस्सा तो नहीं होता ना, बेचने वाला? मैंने कहा हाँ। कहता आपके अंदर ये होता ही नहीं है। आपने अगर दो को दिखाया, तीसरा उसने मना किया, तो आप गुस्सा हो जाओगे कि मैं क्यों नहीं दिखाऊं आपको, मैं टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो दूसरा बात है, यू शुड नो हाउ टू एक्सेप्ट नो इन योर लाइफ। नंबर टू, यू मस्ट हैव पेशेंस। संयम रखना चाहिए, क्योंकि संयम सबसे बड़ा क्या कहते हैं, एक प्रकार से आभूषण होता है बिजनेस का। तो अगर पेशेंस नहीं है तो बिजनेस नहीं कर सकते आप, उसके लिए तो फिर वो मैंने उन्होंने कहा कि आप इसके लिए कुछ आप पहले कहीं जॉब करिए। तो मैंने वो काफी अच्छे, मेरे पिताजी के बड़े बहुत अच्छे मित्र थे। देन आई स्टार्टेड जॉब। फिर मैंने करीब 7-8 साल तक मैंने सेल्स मैन, फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव, फिर एरिया मैनेजर के पोस्ट पे काम किया मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में। और उसके बाद जब हमारी शादी हुई, तो फॉर्चुनेटली जो मेरी वाइफ है प्रीति, तो वो जॉब में थी। तो हम लोगों ने फिर ये डिसीजन लिया कि भाई एक तो जॉब है, तो एक सैलरी आ ही रही है, तो एक जो आदमी क्यों ना बिजनेस के उठाए। फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और फॉर्चुनेटली करीब 20 साल तक बिजनेस बहुत अच्छा चला। काफी है। मैंने नोएडा का पहला इन्वर्टर जो था मैंने ही लगाया था, 1988 के अंदर। और काफी ज्यादा मैंने फिर किया ये। तो ये रूपक कुमार जी आपसे शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं। आप इन कामों को इतने लंबे समय से समाज सेवा कर रहे हैं, आपको ऐसे लोगों को देखकर रोज रोज हम्म। असहाय निर्धन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, आपका मन कभी उब उबता होगा कि अब कैसे कर पा रहे हैं, आप कैसे कर पा रहे हैं? हाँ सही बात नहीं है नहीं, सर, ऐसा प्रॉब्लम्स तो इतनी है सोसाइटी में कि कभी सॉल्व ही नहीं हो सकती। इतना ज्यादा जितना भी आप करेंगे आपको लगता होगा अरे अरे ये छूट गया या यार ये रह गया। कि देखिए, कभी कभी लगता होगा ना कि नहीं ऐसा नहीं। पहले देखिए, एक इनिशियल स्टेज पे तो बहुत लगता था कि कैसे आएगा चंदा, कहाँ से आएगा, लोग देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे। देखिए मैंने कहा ना, हर एक चीज का एक तरीका है, चाहे कोई भी हो, संघर्ष तो हर एक में है। समाज सेवा में भी अच्छा संघर्ष है, समाज सेवा के अंदर भी आसान काम नहीं है। हमारे मेरे सीनियर हैं, मेरे बड़े से साथी हैं, मैं उनको अपना गुरु भी मानता हूँ समाज सेवा के अंदर, श्री महेश सक्सेना जी हैं, नोएडा लोकमंच के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो हम लोग पहले, मैं लोकमंच में काफी टाइम में जॉइंट जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो हम लोग उनके संग जस्टिस जेएस वर्मा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे मिलने गए थे। आपको जानते हैं जस्टिस जेएस वर्मा, जो निर्भया कांड के अंदर जब जस्टिस का वर्मा कमीशन बना था, जिन्होंने गाइडलाइंस तय की थी महिलाओं के लिए, उनको सुरक्षा देने के लिए, तब उनके घर गए थे। तो वो इतने बढ़िया आदमी थे, उनसे बात करते करते बिल्कुल एक जैसा अपनापन सा लग रहा था। हमें लग रहा था कि जैसे कोई हमारा बड़ा भाई है, या कोई पिता तुल्य व्यक्तित्व है जो हमसे बात कर रहा है। तो करते करते जो हमारे महेश सक्सेना जी थोड़े से इमोशनल हो गए, और उन्होंने इमोशन में ही कह दिया कि सर, समाज सेवा बहुत मुश्किल काम है, बड़ा ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो उनको ये उम्मीद थी कि शायद वो सामने जस्टिस वर्मा कुछ हमको कंसोल करेंगे, कुछ बात करेंगे। उन्होंने एक ही लाइन में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा सक्सेना जी, अगर समाज सेवा आसान काम होता तो हर कोई कर लेता, बस खत्म बात। सही है, तो सक्सेना जी का सही सक्सेना जी, हमको समझ में आ गया बात। कि भाई ये भी आसान काम नहीं है। तो अब इसमें ऐसा है कि समाज सेवा कई तरीके से की जाती है। एक तो हॉबी की तरह की जाती है, दायित्व की तरह की जी जाती है, एक अपने प्रेशर पे की जाती है कि भाई हमें करना है, क्या करें, मजबूरी हमारी है। तो इसमें आप किस तरीके से मन को लेके कर रहे हो, ये वाली बात है। अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हैं ना, जैसे मेरा जो काम था, मैं तो बिजनेस में था और इलेक्ट्रिकल आइटम्स में बेचता था। तो लेकिन मेरा बोलने का काफी शौक था, और काफी मैं, क्योंकि थिएटर से जुड़ा रहा हूँ मैं बहुत ज्यादा, और काफी मैंने नाटक करे हैं, प्रोग्राम्स बहुत किए, एक एंकरिंग के में भी लोग मुझे जानते हैं कि मैं ठीक ठाक बोल लेता हूँ, अच्छा कर लेता हूँ। तो तो वही चीज अगर आपकी हॉबी जब प्रोफेशन बन जाती है, तो वही आपको सुकून देती है, अच्छा देती है, आपका मन जो है, फिर आपका मन नहीं उठता। इसी प्रकार से समाज सेवा भी एक हॉबी से मेरा एक प्रोफेशन तो नहीं बना, लेकिन मेरा एक जिंदगी का, एक मेरी ड्यूटी बन गई। प्रोफेशन इसलिए नहीं है कि मैंने कभी इसमें से कमाने की बात नहीं सोची, बल्कि घर का जो है बहुत सारा पैसा, अगर मेरी पत्नी ना सुन रही हो तो उनको वो बुरा ना मानेंगे क्योंकि घर का बहुत सारा पैसा जो है वो इसमें लगता है। लेकिन सुकून है, अच्छा लगता है। देखिए सामने, आपके घर के सामने कोई आदमी रो रहा हो, पड़ा हो, निर्दयी बेचारा, उसको तकलीफ हो, तो आप कब तक सहन कर लेंगे?
कभी तो जाके पूछिए कि भैया तेरा क्या हाल चाल है, तू कैसा है यार, कोई हमें कोई तकलीफ बता। अगर वही चीज आपको पूरे समाज में शोर सुनता रहे तो आप क्या करोगे, कब तक आप शांत बैठोगे? कुछ तो करने का मन करेगा ना। हम इंसान हैं, भगवान ने हमको इतनी सारी चीजें दी है, समझने की बोलने की शक्ति दी है, हमको सहन करने की शक्ति दी है, तो हम क्यों जानवरों की तरह थोड़ा कि जो अपना खाया पिया चल दिया देखा है। तो ये चीज है, जाके रूपक की बात को मैं समझता हूँ कि अब नहीं लगता, हाँ पहले लगता था, अब नहीं है, अब ईश्वर का आशीर्वाद है। सब जगह से सहयोग बहुत मिलता है, हमारे सहयोगी गण बहुत ज्यादा है। और दिव्या मैं सही बताऊं कि पिछले 15-16 साल में हमने जो प्रोजेक्ट सोचा है, ईश्वर ने बहुत मदद की है और लोगों ने मदद की है। मैं इसमें एक नाम अगर मैं कहूँ तो, अगर वो बुरा ना माने, कि मेरी पत्नी ने बहुत मदद करी है। अगर वो मेरे को सपोर्ट नहीं करे ना तो मैं शायद ये समाज सेवा नहीं कर सकता। तो रूपक की बात को मैं यहाँ कहता हूँ, हाँ एक व्यक्ति अगर नाराज हो जाए तो मेरे को तंगहाली हो सकती है, मेरी धर्मपत्नी, बाकी नहीं। बाकी तो सब ठीक चल रहा है, बढ़िया है, अच्छी तरीके से। तो जैसे आपने कहा कि समाज सेवा आपके लिए हॉबी है, मतलब एक सुकून पहुंचाने वाली चीज है, तभी आप इतने लंबे समय तक उसको कर पाए। जी। तो हॉबी। सर आपसे जैसे, जब, हाँ सर, जब कोई नया नया काम हम शुरू करते हैं, खासकर ये समाज सेवा, तो लोगों की बातों का बहुत डर होता है कि आप इतने अच्छे बिजनेस में थे, इतनी अच्छी फैमिली से थे, इतना बढ़िया आपने जॉब किया, अर्न किया, और एजुकेशन के बाद में फिर जब आप एकदम से समाज सेवा में पूरी तरीके से हो गए होंगे, छोड़ छाड़ के सब, तो लोगों ने ताने तो जरूर दिए होंगे कि अरे ये क्या करने लगे, इस तरह से कुछ, क्या कहते हैं ना, क्या सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। तो लोगों का बोलना तो कभी बंद नहीं हुआ होगा, कुछ तो आपको भी सब झेलना पड़ा ही होगा, नातेदारों से, रिश्तेदारों से, फैमिली से, कहीं ना कहीं से कुछ। दबी जबान से तो बहुत लोगों ने बोला जो, लेकिन कोई सामने मुखर नहीं हुआ, किसी ने सामने आके नहीं कहा। इसके लिए मैंने फिर वो बोला ना दिव्या, आई रियली गिव ऑल क्रेडिट टू माय वाइफ। क्योंकि लोग मुझको नहीं बोलते थे ना, उनको बोलते थे। जो आदमी अगर अगर वो कहीं एक्सप्लॉइट हो जाती या उनको लोग ज्यादा करते, अगर वो ज्यादा बिखर जाती तो मुश्किल था मेरे लिए। जी। देखिए ऐसा था कि मैंने आपको बताया नहीं कि मैंने पहले जॉब किया, फिर मैंने बिजनेस किया। और बिजनेस भी अगर मेरा थोड़ा सा अगर कोलैप्स किया है तो इसके पीछे मेरा सोशल वर्क का जो मेरा एटीट्यूड है वही है। क्योंकि एक टाइम में काफी अच्छा, पूरा दो दो फैक्ट्रीज का हम लोग देख रहे थे, काम थे, पूरा था, ऑफिस था, और बहुत सारे एम्प्लॉयज थे। आफ्टर सेल सर्विस के लिए मेरी इंजीनियर्स की टीम अच्छी खासी थी। लेकिन क्या था कि हो सकता है कि मैं अपने सोशल वर्क के कमिटमेंट के चक्कर में मैं अपनी बिजनेस को ध्यान नहीं दे पाया। तो मेरा एक सबसे बड़ी कमी या मेरी गलती, जिंदगी का ब्लंडर जो ये था कि मैंने बिजनेस को ये समझा कि ये तो आ ही जाएगा, भगवान देने वाला है, चिंता की बात नहीं है, सामने वाले को देखो। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब बिजनेस कोलैप्स कर गया तो बिल्कुल हमने फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो गई, तो मैंने भी डिस्कस विद माय वाइफ, विद ईच अदर, हमने अपनी पत्नी से बातचीत की है, साफ बोला मैंने कि देखो प्रीति, ऐसे ऐसे बात है, हम लोग कुछ क्या करें। तो उन्होंने एक ही बात बोली, देखो आपका शौक है, जो इंक्लिनेशन है, जो आपका एटीट्यूड है, जो आप जिसमें खुशी महसूस करते हो, वो समाज सेवा में है। फॉर्चुनेटली मेरी जॉब बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया चल रही है, और इसमें कोई समस्या नहीं है, घर के तरफ से कोई समस्या नहीं है, घर तो मैं संभाल लूंगी, बाकी आप देख लो। सो आई थॉट कि नहीं, आई विल डू माई सेल्फ, करेंगे। मैंने कहा जो मेरा खर्चा है वो मैं आप कोशिश करूंगा निकालने के लिए। तो उसमें ये था कि मैंने फिर बोला कि कई लोग कह सकते थे मुझे, लेकिन कुछ ऐसा था कि मैंने जिन लोगों ने अगर मेरे लिए बोलते हैं उनके लिए शायद मैंने इतना ज्यादा काम करके दिखा दिया था, बहुत कुछ काम कर दिया था मैंने। और एक सोशल वर्क का जो, अगर कोई यार्डस्टिक है, जो मैं नहीं मानता हूँ कोई यार्डस्टिक होती है, कि शायद लोगों ने उससे नापना शुरू किया होगा, तो फिर शायद उनको भी बोलने के लिए उनके पास कोई जरिया नहीं था कि किस बात पे बोले। और फॉर्चुनेटली समाज में एक बहुत अच्छी पहचान बन गई थी, इमेज बन गई थी, इज्जत लोग बहुत दे रहे थे। तो हो सकता है कि शायद उसके पीछे लोग मेरे बिजनेस को शायद नहीं देख पाए, या मेरी जो अर्निंग को नहीं देख पाए, तो उनको ध्यान नहीं आया उस तरफ। वो केवल वो एक ही चीज देखते थे, मतलब कि वो एक ही चीज मानते थे, ही इज अ वेरी गुड सोशल वर्कर, बड़ा कमिटेड सोशल वर्कर है, इनको कोई काम दिया जाए। और सबसे बड़ी बात जो मैं भगवान का शुक्र करता हूँ, ऊपर का अल्लाह ताला कह लीजिए, जीसस कह लीजिए, कि इतने लंबे दौरान 18 साल हमारी नवरत्न फाउंडेशन को हो गया है, आज भी हमारे ऊपर कोई, आज तक किसी ने 1% तो क्या, एक आयोटा में किसी ने ये नहीं बोला कि हमने गलत काम किया है। ये सबसे बड़ी आशीर्वाद है भगवान का। नहीं, कोई भी कह सकता था
कि साहब इन्होंने 3,000 कंबल बांटे, कहाँ बांटे हमें तो पता ही नहीं कहाँ बांटे, क्योंकि वी हैड ऑल रिकॉर्ड्स एवरीथिंग, सब लोगों को दिखता था। कभी हम किसी को हम कन्विंस करने के पीछे नहीं भागे कि हमने इतना काम किया है। हमने काम किया है, आपको दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। और इसके लिए मैं अपनी जो हमारी नवरत्न फाउंडेशन की जो पूरी टीम है, आई एम थैंकफुल टू देम, क्योंकि उन्होंने भी आगे बढ़ के बहुत काम किया है। मेरे सारे जनरल सेक्रेटरी साहब थे, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और हमारे जो मेंटर्स हैं जो हमको ऊपर से देखते हैं, वो भी बहुत अच्छे क्या कहते हैं, बहुत अच्छी ऊंची पोस्ट के लोग हैं। तो वो भी हमारे को एक हंटर लेके बैठे रहते हैं, चाबुक लेके, क्या कर रहे हो भैया, किधर कर रहे हो, तो समझाते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। सर जैसे आप बोल रहे हैं 45 ईयर से, हमें तो 36 बताया था किसी ने। बाद में हाँ पूछूंगी कि क्यों बताया था 36। 45 ईयर से आप सोशल वर्क में हैं। फिर जी 2002 में आपने नवरत्न फाउंडेशन की स्थापना की। तो जी जी। क्या था, इतने साल से आप ऐसे काम कर रहे थे, और फिर क्या जरूरत लगी आपको कि अपना एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, अपना एक एनजीओ होना चाहिए? नहीं नहीं, यू आर नवरत्न करेक्ट। फाउंडेशन की स्थापना कैसे हुई? जी। दिव्या, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि पहले तो हम लोग जो काम करते थे अन्य जैसे आरकेपुरम में कोई संस्थाएं नहीं थी, वहां तो RWS होती थी, तो हम उनके संग मिलकर काम किया करते थे। उसके बाद जब हम लोग 91 में हम लोग नोएडा आ गए, तो हाँ, उससे पहले 89 में मैंने लॉयंस क्लब ज्वाइन किया था, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, तो लॉयंस क्लब के साथ काम करता था। और लॉयंस क्लब में हमने काफी बहुत काम किया। वहाँ की तो खैर एक अलग ही तरीका है काम करने का, स्टैंडर्ड अलग ही होता है, जिसमें हमें बहुत काम करना पड़ता है, और क्योंकि उसमें मार्किंग वगैरह होती है, तो उसमें मैं काम करता, फिर तहसीलदार बना, फिर जनरल सेक्रेटरी, वहाँ का सेक्रेटरी बन गया मैं। फिर उसमें काम करते करते फिर साथ में कई और एसोसिएशन जुड़ गई। कुछ हमारी जातिगत एसोसिएशन कहना चाहिए, जैसे श्रीवास्तव वेलफेयर एसोसिएशन है, कायस्थों की एसोसिएशन है, उसके अंदर मेरा इन्वॉल्वमेंट धीमे धीमे बढ़ता गया। और जब मैं नोएडा आया, तो नोएडा के अंदर यहाँ पे एक चित्रगुप्त सभा हुआ करती थी कायस्थों की। तो उसके, क्योंकि मेरे फादर की डेथ 83 में हो गई थी, तो मैं उनके मेमोरी में, उनके रिमेम्बरेंस में, मैं कुछ जैसे स्कॉलरशिप मुझे मिली थी, तो मैं कोई स्कॉलरशिप चालू करना चाह रहा था। तो मैं यहाँ चित्रगुप्त सभा में गया, वहां मैंने बात बात किया, तो मैंने उनको ऑफर किया कि भाई मैं 500 रुपए की मैं 2 स्कॉलरशिप में चलाना चाहता हूँ, तो दे एग्रीड। तो उससे थोड़ा इन्वेस्ट हो, तो वहां के लोगों को लगा कि क्योंकि मैंने कहा ना कि हमारे कायस्थों में बिजनेसमैन बहुत कम होते हैं, तो उनको लगा कि भाई ये आदमी अच्छा, कुछ पैसे वैसे वाला है, ये है कुछ, और तो यंग भी थे काफी, तब तो 30-31 साल की उम्र थी उस समय। तो उनको लगा कि इसको कुछ करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ, तो मैं पता नहीं कुछ गलती से कुछ ज्यादा ही वहां पे भाषण दे आया, कुछ ज्यादा मोटिवे इंस्पिरेशनल भाषण दे आया, इंस्पायर करने के लोगों को, या कहिए कुछ कटाक्ष कर दिया। तो उन लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया कि मेरे को नेक्स्ट ईयर का अध्यक्ष बना दिया। ने कहा ये बहुत बोलता है ना, तो देखते हैं ये क्या करता है ना, कि जो कहते हैं हमारे यहाँ, ज्यादा बोल रहा है तो उसको दिखाओ, उसका रास्ता दिखाओ, आईना दिखाओ। तो जब मुझको बना दिया अध्यक्ष, तो मैं भी बन गया, मुझे क्या बोलते। तो उस अध्यक्ष बनने के बाद फिर वहां पे हमने अपनी टीम जो थी, जो मेरे जनरल सेक्रेटरी थे, मैं अध्यक्ष था, तो मेरे जनरल सेक्रेटरी में से 20 साल बड़े थे। तो अब आप समझिए कि मैं 31 का, ही बस 51, तो उनकी अलग सोच, मेरी अलग सोच, तो मैं बिजनेसमैन की सोच। तो हमने आपस में, जो मेरे कई युवा साथी थे जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे, सबसे हमने बोला कि भैया काम अच्छी तरह से करना है, जोरदार करना है। तो उसको लेकर के फिर हमने फायर ब्रांड काम किया, काफी किया। विद इन 2 इयर्स जो थी चित्रगुप्त सभा, एक प्रकार से नोएडा के अंदर 94-95 में एक हाई प्लेस हो गई, क्योंकि लोग देखते थे काम हो रहा है, कभी कुछ ये हो रहा है। मतलब आप समझिए, पेंटिंग कंपटीशन हम लोगों ने बच्चों के लिए किया। तो लगातार 3 साल में, पहले साल 800 बच्चे थे, दूसरा 1200, तीसरे साल में 3,500 बच्चों का हम लोग पेंटिंग कंपटीशन किया। फिर तब तक क्या हुआ कि ये नोएडा लोक मंच की, हाँ, स्थापना हुई। फिर नोएडा लोक मंच की स्थापना में भी हम जुड़े, उनमें हमने एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर ज्वाइन किया उसमें। तो वहाँ काम करते करते जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हम लोग बन गए। उसमें हमारे नोएडा के बहुत नामचीन व्यक्ति थे उसमें काम करते, मतलब उसके जुड़े हुए डॉक्टर महेश शर्मा हो गए, ऐसे मतलब कई ग्रुप हैं उसके अंदर। तो धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप है, ये जुड़ा है, ऐसे कई सारे। तो वहाँ काम करने का एक अलग ही अनुभव था। तो लेकिन वहाँ एक चीज थी कि मेरा जो इंटरेस्ट था वो मेनली कल्चरल एक्टिविटीज में बहुत था। क्योंकि मेरे को एक बात मालूम है कि अगर आदमी को जोड़ना हो, तो संगीत एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी को जोड़ सकते हैं, और उससे ये होता है कि लोगों को अपनी बात भी पहुंचा सकते हैं।
तो हमने संगीत के तरफ से जो कार्यक्रम जो किए थे नोएडा के अंदर, वो बड़े फेमस होते जा रहे थे। और लोगों को लगा कि भाई ये एक अच्छा है, तो उसमें धीमे धीमे लोकमंच वालों ने एक बात कह दी, हमारे महासचिव महोदय महेश सक्सेना ने, कि भाई अब यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम नहीं होगा, अब यहाँ कुछ नहीं होगा, हम इसमें पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। सो आई गॉट लिटिल बिट शॉक कि मेरा तो पर्पस ये था भाई, मैं तो एज ए कल्चरल कन्वीनर आया था यहाँ पे। काम तो हम करते थे समाज सेवा कि बच्चों के स्कूल के प्रोग्राम करना, उनको स्कॉलरशिप देना, सब बहुत कर रहे थे। तो हम लोगों ने फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सब कुछ करो, बोले हमें नहीं करना, हमें तो ये करना है। फिर कुछ बात ऐसी हुई कि मुझे लगा कि अब मुझे अपना एक कुछ अलग से करना चाहिए। फिर हमने सबसे, हमारे कुछ सीनियर्स थे, कुछ हमारे साथी, तो उनसे बात बात किया कि क्या करना चाहिए। देन दे सेड कि भाई आप देखो। फिर हमारा एक ही पर्पस था कि हम लोग जो काम करना चाहते हैं, कि जैसे मेरे अंदर एक अनसीन टैलेंट था कि आई वाज अ गुड कॉम्पेयर, आई वाज अ गुड एंकर, लेकिन किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने मुझे बताया नहीं। हो सकता है तब मुझे अगर 16 17 साल या 20 साल की उम्र में बता दिया होता, क्योंकि मैं माइक पे अच्छा बोलता, लोग बड़े कहते नहीं आप अच्छा बोलते हैं, तो मेरे को बताया होता तो शायद मैं एक प्रोफेशनल एंकर बनता, तो मैं भी अच्छा अमिताभ बच्चन की तरह पैसा कुछ कमा लेता, ज्यादा तो नहीं कमाता, थोड़ा बहुत तो कमा लेता, लेकिन वो जिंदगी में आई नहीं बात। तो फिर मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने कहा यस वी शुड गो एंड फॉर्म एन एनजीओ, जिसमें एक अनसीन टैलेंट की बात होनी चाहिए। अनसीन टैलेंट को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि अनसीन टैलेंट हर एक में होता है, हर एक के अंदर कुछ ना कोई यूनिक टैलेंट है, क्रिएटिविटी है, उसको लेके आना चाहिए, उसको मंच देना चाहिए। और साथ में एक हमारे को ये करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ अनसंग हीरोज हैं सोशल वर्क के अंदर, जिनको हम लोग कहते हैं कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं, अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता है। इसकी भी एक छोटी सी लाइन में बताता हूँ कि समाज सेवा करते करते थोड़ा सा, जैसे रूपक ने बात कही ना, एक बात कहीं डिस्ट्रक्शन, एक डिजेक्शन की बात मेरे अंदर भी आई थी। तो हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, उनका नाम मोहम्मद आजाद है। पहले वो दैनिक जागरण के अंदर ब्यूरो चीफ हुआ करते थे, इस समय वर्तमान उनका जय हिंद जनाब अखबार काफी फेमस है, निकलता है। तो हम लोग बात कर रहे थे, बात करते करते मैंने ऐसे ही बोला कि आजाद भाई यार ये बड़ा अजीब सा काम है, कि इतना हम लोग पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कोई पूछता तो है नहीं यार, क्या करें समाज सेवा का। तो उनकी एक लाइन थी जिसने कि मेरा होल प्रोस्पेक्टिव लाइफ का चेंज। उन्होंने कहा अशोक जी, कोई आपको पूछता है नहीं पूछता है, आप तो किसी को पूछ सकते हो। दैट वाज द लाइन, दैट वाज द बिगनिंग, हम्म। इनिशिएशन ऑफ नवरत्न फाउंडेशन। तब हमने कहा कि करेंगे। फिर हमारे बड़े साथी, हमारे बड़े भाई हैं श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, जो कि उस समय डिप्टी जॉइंट कमिश्नर हुआ करते थे सेटेक्स के अंदर। हमने उनसे बात किया, ये सेड नहीं अशोक, स्टार्ट करो, हम वी आर विद यू। फिर सबसे बात किया हम लोगों ने, फिर सब जुड़ के हमने कहा एक अलग तरह की संस्था बनाएंगे, यूनिक। तो इसका नाम दिया नवरत्न। तो लोग हंसते थे कि ये नवरत्न है ये। मैंने कहा नहीं, ये नव है, न्यू। वी आर फाइंडिंग न्यू जेम्स इन द सोसाइटी, नए रत्नों की खोज कर रहे हैं। तो वहां से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद फिर इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत हुआ। तो ये पहले तो आपका जो पॉइंट है मैं यहाँ खत्म करता हूँ, कि इस तरीके से नए नवरत्न शुरू हुआ, और इसमें लोगों को मंच देना और समाज सेवियों का सम्मान करना, ये शुरू हुआ है। ओके। तो ये पर्पस, आपका पर्पस मेन यही था नवरत्न का, उसके हाँ, बाद ये समाज सेवा के जो बाकी आयाम है उसमें जुड़ते चले गए। जी 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 तो जी। सर ये वाकई बहुत यूनिक चीज है एनजीओ के लिए, क्योंकि ये हम्म। नहीं देखने को मिलता है कि कोई एनजीओ इस तरह का भी काम कर रही है हिडन टैलेंट को सामने लाने का। तो सर एक बार बताएंगे हमारे व्यूवर्स को कि नवरत्न फाउंडेशन में और क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्या क्या किन किन क्षेत्रों में नवरत्न फाउंडेशन काम करती है। नवरत्न का देखिए, मैं हमारे 5 6 आयाम हैं जो बताता हूँ मैं आपको। पहला आयाम है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है कि अपने अस्तित्व को बना के रखना, उसकी एक नई पहचान देना। और उसके अंदर हमारा सीधे सीधा मतलब है विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण में क्या होता है, देखिए कि आप महिलाएं हैं जो काम करने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अगर महिला के हाथ में उसकी आमदनी आने लगती है, तो उसकी सोच बदल जाती है, उसकी सोच बड़ी व्यापक होती है, हम्म। वो एक नए सिरे से सोचती है। और वो फिर किसी पे आश्रित नहीं होगी ना, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल, एक विल पावर बढ़ती है। तो ये हमने इस बात को महसूस किया। ये हमने कैसे किया कि 2007 में मैंने नोएडा से एमएलए का इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा, और मैंने उसको लड़ा, ठीक है ना, एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो जब मैं घूम रहा था, तो मैं सेक्टर 17 16 8 9 12, ये जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में, वहां बहुत गया। तो वहां पे मैंने महिलाओं की हालत बहुत बुरी देखी मैंने। तो वहां पे हमारी मुलाकात बहुत लोगों से हुई। वहां पे एक
अ, रितु सिन्हा है, संगीता है, तो वहाँ की प्रधान है, उससे बात हुई। तो बात बाद में महिलाओं से चला कि भाई क्या बात है, तो मालूम पड़ा कि उनके जो हस्बैंड है अधिकतर के शाम को दारू पी के आते हैं। मतलब मैं हर एक को बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है। और उनको पिटाई करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने, मैंने बोला तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो उन्होंने बोला सर अगर कोई इनको हुनर दे देंगे ना तो कुछ कमा लेंगी, तो कम से कम अपना जो पैसा इनके हस्बैंड को नहीं देते कुछ तो रखेंगे घर में, बच्चों की उनकी शिक्षा के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके कपड़े पहनने के लिए कुछ तो काम हो जाएगा। तो मैंने उनको यही एश्योरेंस दिया कि मैं जीतू ना जीतू उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपके पास आऊंगा, हम लोग कुछ करेंगे। तब तक नवरत्न फाउंडेशन को 5 साल हो चुके थे और हम लोग काफी स्टेब्लिश हो गए थे, ठीक ठाक था। तो जैसे ही खत्म हुआ एंड वी न्यू कि दैट आई वाज नॉट गोइंग टू विन, लेकिन लड़ना तो था ना, अच्छे मजबूती से हमने लड़ा। तो इससे एक पहचान और बनी मेरी, इलेक्शन लड़ने से और पहचान बनी, और एक नई लोगों को मालूम पड़ा कि भाई ये इनका पर्पस क्या है, क्या काम कर सकते हैं। तो वो वहां पे हम लोगों ने रितु से बात करके पहला हमने सिलाई सेंटर खोला 2009 के अंदर। 2009 में हम लोगों ने, हमारे साथी थे, उन्होंने खुलवाया। और उसमें मोहिनी गिरी जी, एक बहुत बड़ा नाम है, वो पहले नेशनल कमीशन जो है, नेशनल वुमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी रही हैं, और हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे वराहगिरी वेंकट जी की बहू भी है वो। तो उनसे बात हुई, तो वो आई तो उन्होंने देखा कि झुग्गी झोपड़ी में खुला, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि नहीं अच्छा किया आपने, यहाँ पे 10-12 मशीन लगा दी, लोगों को मिलेगा, चलो हुनर बनेगा। तो क्योंकि ये सबसे आसान हुनर यही है, सिलाई कढ़ाई सिखाना। और ये जिंदगी में ता जिंदगी चलता है। आदमी जब तक जिंदा रहेगा कपड़े पहनेगा, सिलाई होगी तो ऐसा तो है नहीं, तो कभी। तो वो चीज करते हुए उन्होंने किया। लेकिन मोहिनी गिरी ने हमसे प्रॉमिस लिया है, उन्होंने बोला अशोक जी आप ना केवल इसको यहीं तक नहीं सीमित, आपकी पूरी टीम से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कृपया करके इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हमने उनको डरते हुए बोला, वैसे हमें उम्मीद नहीं थी कि पहले हमें लगता कि पहले चलेगा कितना दिन भैया, ये वाली बात भी ना कि पैसा आएगा नहीं आएगा ये देखिए। तो हमने कहा नहीं मैम आपने किया, हम चलेंगे, हम उसको करेंगे। उस समय हमारे संग एक वहाँ पे हमारे साथी थे आर के सिन्हा साहब, जो कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे SIS के, वो भी साथ में थे। उन्होंने प्रॉमिस किया कि कुछ तो मैं भी आपको हेल्प करूंगा। तब ठीक है, तो वहां से शुरुआत हुई। और वहां से धीमे 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 करते 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 3-4-5 साल के अंदर, और बाई 2016 तक, 17 तक हम लोगों ने करीब 32 सिलाई सेंटर हम लोगों ने खोल दिए थे। और सभी अच्छी जगह चल रहे थे। अभी कोविड में इसमें बंद पड़े हैं, क्योंकि वहां पे कोई आ नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा डर के मारे भी नहीं चल रहा है। केवल 3-4 सेंटर हमारे ऑपरेटिव है। तो वो हमारा एक था महिलाओं। तो फिर इसमें एक चीज हमने और भी देखी, जो महिलाएं आती थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता था। वो हर चीज का क्या करती थी, एक मॉडल बना लिया, एक जैसे उन्होंने कहा कोई कपड़ा सिलना है, तो कपड़े का एक प्रोटोटाइप उन्होंने बना लिया कि भाई ये मतलब ये जो कुर्ता ऐसे सिलना है, तो उसी को छोटा बड़ा करके करती थी। तो हमने उनको बोला कि आप इंची टेप से नापिए, इंची टेप सीखिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं उनको पढ़ना समझता है। तो देन वी थॉट कि हमें पढ़ने के लिए भी कुछ करना है, इनको पढ़ाना चाहिए। फिर हमने इसलिए वो एक महिलाओं को जो है ना, हमने शिक्षित महिला उन्नत भारत के तहत हम लोगों ने इसको लिया आगे, और महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। अभी उसके भी हमारे 10 सेंटर हम लोगों ने खोले। इसके संग बच्चों की शिक्षा के लिए भी तो नवरत्न ज्ञानपीठ हमारा एक स्कूल चलता है, जो हमने 6 साल पहले सेक्टर 8 के अंदर उसको हमने लिया, उसकी देखभाल करने के लिए। उसके जो इंचार्ज है श्री रमाकांत सिंह है, और उसके जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, मिस्टर RK सक्सेना जी। और हमारे वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हैं मिस्टर विवेक श्रीवास्तव साहब। तो वो लोग उसको पूरा देखते हैं। उसमें करीब 125 बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं, उनको हम लोग फ्री, एब्सोल्युटली फ्री दे रहे हैं, उनको पूरा एजुकेशन है अच्छा करते हैं। और उनके सिलाई कढ़ाई, सॉरी, उनके जो कपड़े हैं, उनके लिए जो बुक्स हैं, जो भी कुछ रिक्वायरमेंट है जो चाहिए, सब वहाँ पे उनको फ्री कॉस्ट। इसके साथ हम लोग अपना जो कल्चर प्रोग्राम होता है इसमें, क्योंकि संगीत एक ऐसा क्षेत्र है जो आपके मन के डिप्रेशन को, डिजेक्शन को, आपके स्ट्रेस को तो हटाता हटाता लोगों से जोड़ने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है, लोगों को इन्वॉल्व करने का। और उस माध्यम से आप अपनी बात भी कह सकते हैं, जो कि हमने बहुत सक्सेसफुल हुए। तो उसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया। उसमें ये था कि उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो गाते तो अच्छा है, उनको मौका नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है जो आए वो गाए। इसमें ये है कि उसको ओपन मंच किया कि कोई भी आए कोई भी गाए, इसके लिए कोई हमें नहीं पता वो अच्छा गाता नहीं गाता है। हम एक मंच दे रहे हैं, आइए ये माइक है, ये सिस्टम है, आप गाइए, आपको चाय भी पिलाएंगे, आपको हम लोग समोसे भी खिलाएंगे, पब्लिक भी सुनने वाली है। तो वो बड़ा सफल हुआ। उसके हमने अभी तक 23 एपिसोड हम लोग कर चुके हैं उसके।
क्योंकि कोविड में हमें बंद करना पड़ा। अभी तो कोविड में कोई नहीं हुआ। अगर कोविड नहीं होता तो अब तक हम 27-28 हम लोग कर चुके होते हैं वो। आप समझिए कि दिव्या जी, उसके माध्यम से हमने 600 से ज्यादा लोगों को गाने का मौका दिया है। वाह। और उसके अंदर छोटे बच्चे लेकर के और 85 साल तक के लोगों ने गाना गाया है। उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, उन्होंने ये बोला कि अशोक जी, हमने गाने का था, आज मैं 85 साल का हूँ, पहली बार मंच पे आ रहा हूँ। तो कितनी खुशी होगी उसको, कितना उसका देखिए उल्लास है, उससे कुंठा कितनी दूर हुई होगी। इसी प्रकार से हमारे प्रोग्राम में समर्पण, समर्पण के अंदर हम लोग क्या कहें कि जो हम लोग साल में एक बार करते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोगों के पास हमारे जो बायोडाटाज आते हैं समाज सेवियों के, उनमें से हम लोग करीब 15 लोगों को चुनते हैं और हर साल हम लोग को सम्मानित करते हैं। उसमें 21,000, 10,000 से लेके और 21,000, 11,000 से लेके 21,000 रुपए तक का अवार्ड उसमें देते हैं। और उनमें से पूरी हमारी पूरी टीम होती है, पूरी ज्यूरी होती है। वो ज्यूरी सिलेक्ट करती है, वो जिसको सिलेक्ट करती है, वी आर बाउंड टू ऑनर देम। उसमें हमारा 1% भी ये नहीं है कि नहीं इसको नहीं इसको दीजिए, हम नहीं बोल सकते। उसमें जो उनका डिसीजन है वही मानते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे नहीं इसको दे दीजिए, तो फिर उनका कहना है कि आप ही कर लीजिए ना, हमारा क्या जरूरत है। तो ये मान के हुए जो उन्होंने हमें नाम दे दिया उसको ऑनर करते हैं, और जो सीक्वेंस बनाते हैं उसी के हिसाब से उनको दिया जाता है। उसमें हमारा एफबी निगम मेमोरियल अवार्ड है, जो कि एफबी निगम साहब थे, जो मेरे एक मेंटर थे समाज सेवा के क्षेत्र में। तो हम लोग उनके नाम पे देते हैं 21,000 रुपए का। वैसे कई लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप इसका दाम बढ़ा दीजिए, इसको ये कर दीजिए, 1 लाख कर दीजिए। कई लोग तक स्पॉन्सर करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो चीज चलती रहे वो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ज्यादा के चक्कर में हम छोटा भी बंद कर दें। इसलिए हम लोगों ने कहा नहीं, जो है ये अमाउंट ठीक है, ऑनर की इंपॉर्टेंट चीज है, अमाउंट के बाद में है। इसमें युवाओं के लिए भी अवार्ड्स हैं। इसमें एक अवार्ड जो हम देते हैं बड़ा यूनिक है, जिसमें कि हमारी ओम ओम वीर शांति चैरिटेबल सोसाइटी हमें सपोर्ट करता है, बहुत ही संस्था है बुजुर्गों के लिए। उसने रखा हुआ है कि क्योंकि हमारे यहाँ सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो बहुत सारे अवार्ड हैं, लेकिन यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अवार्ड नहीं है। तो हमने ये कर रखी है पिछले 10 साल से, यूपी बोर्ड के अंदर जो 10th का बच्चा टॉप करता है जिला में, उसको हम लोग 11,000 रुपए का अवार्ड देते हैं और कैब वगैरह। तो ये हमारे अवार्ड्स हैं। इसके संग एक हमारा चलता है शीत कवच प्रोग्राम, बहुत सारे, सॉरी आपको लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ, लेकिन है। शीत कवच है, शीत कवच के अंदर हम लोग सर्दियों में पिछले 16 साल 17 साल से हमने केवल 10 स्वेटर से शुरुआत की थी कि भाई गरीब बच्चों को 10 स्वेटर दिए जाएंगे, 2003 में शुरू किया था। और आज की डेट में हम 3,000 से ज्यादा गर्म स्वेटर, जो कि यूनिफॉर्म स्वेटर है, वो बच्चों को बांट रहे हैं। इसके पीछे एक ही उद्देश्य होता है कि जब जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भाई यूनिफॉर्म स्वेटर नहीं होता, तो वो स्कूल जाने में हिचकिचाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए काम करते हैं। तो ऐसे हमारे और भी हैं, स्पोर्ट्स के अंदर भी हैं, मतलब बहुत सारे हमारे चल रहे हैं जो कि प्रोग्राम है। ईश्वर करे ये सब चलते रहे, दुआएं देते रहे लोग। और भी है बाकी एजुकेशन में बहुत कई बच्चों को ये मेडिकल भी है। अब शादी के लिए भी कई आते हैं, तो उसमें भी हम लोग सपोर्ट करते हैं। इसमें अर्चना की शादी का तो बड़ा होता है कि उसमें हम लोगों ने उसका पूरा बीड़ा उठाया। शी वाज तो थोड़ा दिव्यांग भी थी बेचारी, और उसके समस्या भी थी, उसके मदर फादर नहीं थे। तो उसको हमने किया, क्योंकि उसके जब दोनों पैर खराब थे, तो हमने अब अपोलो चेन्नई में उसका हम लोगों ने ऑपरेशन करवाया था। तो उससे ये फायदा, वो चलने लगी अच्छी तरीके से। लंगड़ाती थी बेचारी, लेकिन चलती थी अच्छी। और वो घूमती थी फिरती थी। उसने उसका जज्बा इतना अच्छा निकला कि उसने बीए भी किया उसके अंदर, उसका बीएससी भी किया उसने, सॉरी बीएससी किया उसने। तो हमें उसको देख के हमने उसकी शादी की। उस शादी में पूरा शहर आ गया, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हाँ। सब ने आगे बढ़ गई। हमें तो उम्मीद थी कि हम 30, 40, 50 हजार में कर देंगे। तो लेकिन हमने जब उसको इतना सामान दिया कि हम भी हैरान है कि किसी एक अच्छे घर में इतना सामान नहीं दिया होगा उसको। मतलब जो चीज चाहिए था उसको सब लोगों ने दी। हमने तो केवल एक रिकॉर्ड, हमने केवल लिस्ट बना के भेजी कि ये देते हैं, उससे ज्यादा लोगों ने दिया। मतलब हमने कहा भैया इसको चारपाई दे देंगे, ये कहते हैं, लोगों ने डबल बेड विद कुशन विद तकिया सब कुछ दिया, उसको बॉक्स वाला दिया। अरे मैं वाह। तो हैरान हूँ। तो थैंक यू। दिस इज थिंग, मेरा एक यही मानना है कि दिमाग, आदमी को थोड़ा सा अपने माइंड को फोकस करके चले, अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल रखे और पारदर्शिता रखे। जो आप काम कर रहे हैं वो सबके सामने बिल्कुल एक प्रकार से साफ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए। लोगों को आप पे विश्वास होना चाहिए, आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर ने हम पे अनुकंपा बना के रखी है, लोगों ने की है, बड़ों का आशीर्वाद है, माता पिता का आशीर्वाद है, आज पिताजी का आशीर्वाद है, और भी कई लोगों का आशीर्वाद है। तो ये नवरत्न अपने मुकाम पे अच्छी जा रही है। कोविड के अंदर भी काम हमने बहुत किया है। कोविड की बात बता दूं आपको। जी 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 जी, जरूर।
कोविड के अंदर जब ऐसा होता है कि किसी भी एनजीओ के लिए मार्च का महीना सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि मार्च के महीने के अंदर सबसे ज्यादा जो है ना ये डोनेशन आनी बंद हो जाती है, क्योंकि सबका अपना कोटा खत्म हो चुका था, नए साल की तैयारी होती थी। बिल्कुल। तो जब ये कोविड आया तो मुझे लगा ये कैसे करेंगे हम लोग, बड़ा मुश्किल काम है यार, कहाँ से पैसा। ठीक है, एनजीओ में थोड़ा बहुत पैसा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अभी, और वैसे कोविड सुन के सबके हाथ पैर ठंडे हो गए थे, सब जगह लॉकआउट लॉकडाउन हो गया। तो मेरे एक साथी हैं, हमारे बड़े से डोनर भी हैं, हमारे को बहुत सपोर्ट करते हैं, कर्नल अमिताभ अमित। तो उनका फोन आया कि अशोक जी, मैं रोजाना 1,000 रुपये दान करना चाहता हूँ, 30,000 रुपये मैं करूंगा रोजाना, आप जो है ना 10 लोगों को 100-100 रुपये का खाना दीजिए, नाश्ता दीजिए, सॉरी, अब मैं चाहता हूँ इसमें आप भी कुछ करें। तो मैंने कहा यार अमित भाई, बड़ा मुश्किल है। बोला कोई मुश्किल नहीं है, चलो मैं तो कर रहा हूँ ना यार। तो वो बड़े इसमें अपने बहुत जादू व्यक्तित्व हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं, और रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं। तो हमने कहा ठीक है बॉस, शुरू करते हैं, हमने करेंगे। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि कर्नल साहब, ऐसा कि मैं तो पैसा पूरे साल भर में लोगों से मांग चुका हूँ, तो अभी तो मुश्किल है लोगों से मांगना, तो आप एक काम करो, आपकी अपनी जो फैसिलिटी है, जो आप लोग जानते हैं, उनको एक अपना वीडियो बना के भेज दो कि आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई दो चार लोग आपके संग आ जाएंगे, तो हम मजदूरों की सेवा कर सकेंगे, क्योंकि ये हालत तो खराब होने वाली है, जब कहीं कुछ मिलेगा नहीं खाने पीने को ना, इनकम तो कुछ ना कुछ होगा। तो ही एग्री, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया और मुझको भेजा। मैंने उस वीडियो को चेक किया, उसमें दो तीन थोड़ी ऑल्ट्रेशन थी, मैंने कहा बॉस ये कर लो ठीक। उन्होंने करके मुझे भेजा, और फिर दोबारा ठीक कर दिया। मैंने कहा अब आप इसको वायरल कर दो। उन्होंने वायरल किया, आई रियली फॉरगॉट कि उन्होंने किया होगा। मतलब मेरे को ध्यान नहीं था, उन्होंने कर दिया। शाम को रात को 10 बजे फोन आया, अशोक जी। मैंने कहा हाँ कमाल हो गया। मैंने क्या हो गया कि 1.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आ गया। मैंने कहा है? बोले हाँ जी, 30,000 मेरे हो गए तो 1.5 लाख, 1,80,000 का तो हो गया। मैंने कहा बॉस तो कमाल कर दिया हाँ। आपने यार। बोले अभी तो मैंने कहीं नहीं किया, अभी तो मैंने अपने एक ग्रुप में किया है। मैंने कहा आप मुझे भी भेजो। उन्होंने वो भेजा, फिर वो हमने वायरल किया। एंड यू वोंट बिलीव दिव्या, मणिपुर, लोगों का इतना पैसा आया, इतना पैसा आया कि हमें हमें हमने, और उसमें सबसे बढ़िया काम हमने फिर कर्नल अमिताभ अमित को उसका पूरा इंचार्ज बना दिया, कोऑर्डिनेटर बनाया। और वो क्या करते थे, रोज कितना पैसा आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, कितने लोगों को बट रहा है, उसमें हमारे साथ शहीद भगत सिंह सेना युवा साथी जुड़े, क्योंकि मेरी पत्नी सबका था कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, जब हम नहीं जाएंगे तो हमारे साथी नहीं आएंगे, तो बांटेगा कौन? भाई इसका डिस्बर्स भी तो करना है, बांटेगा कौन? तो हमारे युवा साथी विनय जी। चौधरी जी ने, बहुत हिम्मती आदमी है, जुझारू व्यक्तित्व है। हम्म। उसने बोला सर मैं भी काम करना चाहता हूँ, तो उनकी सेना जो थी, युवा साथी लोग मिले, पूरा सब चीजों का इंतजाम किया गया। उन्होंने रोज आना 100, 200, 300 लोगों को बांटना शुरू किया। उसमें हम लोगों ने कथा कथा की 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, ऐसा पूरा करीब 12-13 किलो का एक था उसमें। साबुन भी था, तेल भी था, सब कुछ हमने पूरी किट बनाई है कि 7 दिन से 7 से 10 दिन का खाना, और 4 लोगों के लिए, परिवार के लिए था। वो बड़ी मेहनत करते थे, पूरा बांधते थे, तैयार करना, उसको बांधना। अब आप समझिए 100 लोगों के लिए आप लेके जा रहे हैं, तो 1 टन का सामान हो गया है। 1 टन का सामान लेके जाना, उसको फिर बांटना, और लोग टूट ना पड़े, लोग खींच के ना ले जाए, ये भी बड़ा देखना पड़ता था। तो हम लोग उसको पूरा मॉनिटर करते थे। तो कर्नल अमिताभ अमित ने पूरा जिम्मा लिया, हमने लिया, फिर करके बढ़े। और हमने करीब 7,000 फैमिलीज को 2.5 महीने में हमने दिया है। ओके। आप समझिए 7,000 फैमिलीज को, और इट अमाउंटेड ऑलमोस्ट, मैं अगर बोलूँ करीब 25 से 26 लाख रुपए का हम लोगों ने बांटा है। और वाह। अभी तो बहुत पैसा, पैसा तो बल्कि लोग, हमने मना करना पड़ा। हमने जब जून में सिचुएशन ईज हो गई, लोगों को मिलता, हमने मना कर दिया कि अभी नहीं चाहिए। तो लोगों ने बोला नहीं आप रख लीजिए। हमने कहा, नहीं चाहिए भैया, आप इसको जिस पर्पस के लिए दे रहे हो उसको हमने हॉल्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी हमने फिर एक, हमारे पास एक ग्रुप और निकल के आया, थोड़ा अपर मिडिल इनकम ग्रुप नहीं बोलूंगा, लेकिन लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के लोग थे। जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट थे, बहुत सारे सेल्समैन थे, इनकी भी जॉब चली गई थी, इनके लिए नहीं था। तो दबी जबान तो वो बोलते थे। फिर हमने भी उनको चुपचाप मैं करना शुरू किया। कईयों को हम लोगों ने कैश भी दिया, सब कुछ किया हमने, पूरा हमारी कमेटी बैठती थी कि किसको देना है, किसको नहीं करना है। वो लेडीज कमेटी थी, वो पूरी वो फाइंड आउट करती थी किसको देना है। तो हमने उनको किया, तो उनको भी दिया। तो ऐसे करते करते वी डिड लॉट थिंग, और उसमें एक मास्क का हमने फिर शुरू किया। और मास्क बनाना, हमने कभी मास्क जी। तो बेचेंगे,
बना के देंगे। तो उसमें कपड़े लोगों के आने लगे, कहीं सब कुछ आने लगा, तो हमने पहले हमने 2 रुपए पर पीस लेडीज को देना शुरू किया, फिर 3 रुपए किया, फिर 5 रुपए किया। उससे लेडीज बड़ी उत्साहित हो गई, खास काफी सारी लेडीज मिल गई। कपड़ा हम लोगों ने खरीदा, उसके लिए भी हमें डोनेशन मिलना शुरू हुआ। तो करते करते अभी की डेट में हमको करीब, हम लोगों ने आज की डेट में जो है करीब 22-23 हजार मास्क हम लोग बांट चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि हमें प्रीति को, उनकी फ्रेंड है पिंकी प्रधान जी मेरी, नैन्सी स्टेट की, अशोक जी, इजराइल एम्बेसी जो है ना, वो कोई ऐसी एनजीओ को ढूंढ रही है जो कि मास्क बना के दे सके। उनका ये फलाना इतना बजट है। तो हमने कोई बात नहीं है, तो हम लोगों ने उनको अपना बजट बना के दे दिया। हमने कहा 20-25 रुपए में एक अच्छा मास्क बन जाता है, हमने भेज दिया। अब उसको आने में टाइम लग गया, तो हमने कहा ये हमको मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो लेकिन आफ्टर सम टाइम्स वी केम टू नो दे हैव एक्सेप्टेड। तो हमने उनसे पूछा भाई हमने क्यों कर लिया, अब इस मास्क का महंगा मास्क है हमारा 25 रुपए का। तो मालूम पड़ा उनके पास जो सबसे कम से मिनिमम प्राइस आया था, दैट वाज डेली 110 रुपीज। उसके बाद हमारा 25 रुपीज का था। जब उन्होंने हमारा मास्क देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो इक्वली गुड, कोई समस्या नहीं है, अच्छा मास्क है। तो वो थे। तो आज की डेट में मास्क हमारे अभी भी बट रहे हैं। और इस समय हम लोग करीब आने वाले साल में जो हमने एक मास्क फॉर ऑल जो हमने चलाया, कैंपेन चल रहा हमारा 1 महीने पे, वी आर गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 10,000 मोर मास्क एंड एब्सोल्युटली फ्री। बट वी आर नॉट गिविंग टू एनी एफिडेंट क्लास। किसी अमीर आदमी को नहीं दे रहे, किसी हम लोग ऐसे जिसके पास मोटरसाइकिल है या कार है या जो साइकिल पे भी चल रहा है उसको नहीं दे रहे हैं। हम उसको दे रहे हैं जो वाकई गरीब है, जिसके पास वाकई नहीं है पैसा, जो दिख रहा है, जिसके पास, उसको हम लोग दे रहे हैं। और चुन चुन के दे रहे हैं। हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग केवल फॉर द सेक ऑफ बांटने के लिए नहीं कर रहे। ये हमारे यहाँ पूरे जो हमारी टीम को इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो दिख रहा हो, जिसके पैर में चप्पल नहीं हो, या जो दिख रहा हो जिसके कपड़े फटे हो, या जो वाकई मजबूर हो, उसको देना। ये नहीं कि आदमी सोने की चेन पहन के आ रहा है, अब मुझे भी दे दो, नहीं सॉरी, उनको हमारे नॉट डिस्ट्रीब्यूशन, नॉट फॉर द सिविल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सॉरी मैंने आधे घंटा ले लिया आपका अपनी बात कहने में। तो दिस अभी इज दिव्या। सर, लोग चाहते हैं एक्चुअली, हम लोग जैसे भी लोग हैं जो देखते हैं ऐसा, तो लगता है कि हम भी कुछ करें। लेकिन मेन चीज आती है वहां पे फेथ की। लगता है कि हम जहां पैसा दे रहे हैं वहां उसका यूज अच्छे से हो भी रहा है उस पर्पस के लिए कि नहीं। आपके आप पे या आपकी संस्था पे लोगों का इतना विश्वास है, ये बहुत बड़ी चीज है। और वो आपने कमाई है इतने सालों में, ट्रांसपेरेंसी रख के और दिखा के कि हाँ आप लोगों ने देखा तभी आप पे बिलीव किया, ट्रस्ट किया। सर ये तो कोविड के टाइम की बात हो गई और एक इसकी, लेकिन बाकी जो आपकी इवेंट्स, इतने सारे प्रोग्राम्स हैं, मेंटल हेल्थ पे भी चल रहे हैं, चाइल्ड अब्यूज पे भी चल रहे हैं, यस तो यस इन यस, हाँ सब हाँ। चीजों के लिए फंड आप कैसे अरेंज करते हैं? कहाँ से, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिलती है या सोशल कहीं ऐसे ही कैसे अरेंज करते हैं? कुछ इवेंट वगैरह करते हैं या कैसे क्या करते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा बहुत बढ़िया। चैलेंज मेरे ख्याल से सोशल वर्क में फंड अरेंज करने का ही होता है। आपने बिल्कुल जो है एनजीओ की नस पकड़ी आपने ये सबसे मुश्किल काम होता है, यू आर करेक्ट। और इसमें मैं जब बात, आपने जब मेंटल हेल्थ की बात की, तो मैं बता दूं कि इसमें भी हम लोग मेंटल हेल्थ पे भी हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उसके लिए काउंसलिंग है, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट है ना कि क्या क्या मैं बताऊं। तो उसमें प्रीति माय वाइफ, शी हैज टेकन ओवर नाउ, शी इज गोइंग टू डू, वो ही कर रही है, वो पूरा देख रही है। और उसमें चाइल्ड अब्यूज, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, उस पर भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं। और एक चीज और बताना भूल गया कि अभी हमने लास्ट ईयर हमने क्लब 26 सेक्टर 26 में सीनियर सिटीजन्स के लिए, और करना एक्सपोर्ट्स के सीएसआर के तहत, और हमने क्लब 26 के मदद से उनकी जगह लेकर के हमने एक फिजियोथेरेपी सेंटर खोला है, अल्ट्रा मॉडर्न। उसमें करीब हम लोगों ने 11-12 लाख रुपए की मशीन लगाई हैं, क्योंकि वो सीएसआर के थ्रू आया था पैसा। अब आपको बताता हूँ पैसा हम लोग कैसे लेते हैं। हम लोगों ने कभी भी पैसा गवर्नमेंट से लेने का नहीं सोचा था, ना हमने अभी तक लिया है। हाँ, अभी लास्ट ईयर हमारे पास सीएसआर आए हैं, उसमें से 2 प्राइवेट हैं और एक पब्लिक अंडरटेकिंग का हमारा सीएसआर है। एक बहुत पहले कभी हम लोगों के इंडियन ऑयल वालों ने एक मशीनें हमें जरूर डोनेट की थी। मेरा ये मानना है कि हमारे जितने दोस्त हैं, हमारे घर के रिलेटिव्स हैं, पहले उनको हम लोग बताते हैं, उनको समझाते हैं कि क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम उनसे उनको नहीं बताएंगे, उनसे नहीं लेंगे, तो कैसे होगा? कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर आप घर से नहीं शुरुआत करें, कैसे करेंगे? आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें मेरी पत्नी भी, मेरी सासू माँ भी, मेरी माता जी, मेरी सिस्टर्स, मेरी बिटिया,
जो कि इस समय कनाडा में है, वो मेरे और लोग जो हैं रिलेशंस हैं, मेरे बड़े ब्रदर, मेरे सब, मैं जिसका नाम लूं सब मुझे कहीं ना कहीं से, चाहे वो साल भर में कुछ ना कुछ जरूर डोनेट करते हैं। मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं, वो भी मेरे करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको काफी फैलाया है। हम बहुत ही ज्यादा किसी एक ऐसे व्यक्ति पे नहीं पहुंचे जो हमें 10 लाख 20 लाख दे दे। मेरा ये मानना है कि अगर सपोज करो हमारा टारगेट जो है, बजट है करीब, अगर सपोज करो 40 लाख का बजट है हमारा एनजीओ का, अगर मैं चाहूँ तो नोएडा में हम लोग जाके बात करें तो हमें 5 5 6 6 लाख के हमें लोग मिल जाएंगे। देखिए अगर सपोज करो उनमें से किसी 2 3 ने भी हाथ खींच लिया तो मामला खत्म, फिर कैसे करेंगे हम लोग? तो इसलिए हम लोगों ने ये कहा कि हम 4 5 की बजाय हम उनको भी बात करें, लेकिन ये अच्छा है कि हम छोटे 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 कई सौ लोगों में जाएं, ताकि क्योंकि जिससे हम एक बार चंदा लेते हैं तो उसका अपने साथ जुड़ाव भी हो जाता है, वो हमसे बात करता है, फिर हमारे प्रोग्राम के अंदर भी आता है। हमने कभी आज तक इवेंट से पैसा नहीं कमाया, इवेंट में लगाया है, इवेंट से पैसा कभी नहीं कमाया, कभी हमने बहुत बड़े इवेंट करने की सोची नहीं। उसके बहुत प्रपोजल हमारे पास आते हैं, अभी भी आते हैं कि आप ये कर लीजिए, हम इसको बुला लेंगे, यहाँ से पैसा आ जाएगा। देखिए वो हम लोग नोएडा के हालात देखते हुए नहीं करते हैं, दिल्ली में कर लेते हैं लेकिन नोएडा में। तो अभी हमारा क्या है कि हमारा एक जो डोनेशन का जो डोनर बेस है, वो करीब हमारा सैकड़ों में है। और वो देने वाले 101 रुपए से लेकर के और 2 लाख रुपए तक के लोग हैं जो हमें देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं 1000 1500 500 5000, ये वाले लोग हैं। तो इससे ये है कि अगर सपोज करो अगर हमारे 300 डोनर्स हैं, अगर उसमें से 50 भी नहीं देंगे तो 250 तो देंगे ना हमको कम से कम। हम्म, तो हमारे पास एक सम तो एश्योर्ड है कि हर साल कोई कोई बैकआउट करता है, नए ऐड होते हैं। तो हमने एक जो चीज करी है वो अपनी इंफॉर्मेशन देने का, प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करने का, हम क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। अच्छा। और उसकी सेंटिटी, उसकी ट्रूथफुलनेस को चेक करने के लिए सब कुछ ओपन कर रखा है। कभी भी कोई हमारे संग आ सकता है। हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आज हम यहाँ पे स्वेटर बांटने जा रहे हैं, तो आइए चलिए हमारे संग बांटिए, हमें कोई समस्या नहीं है, गिन लीजिए कितने बांट रहे हैं। हम ये नहीं करते कि 100 बांटे और 500 लिख दिए, हमारा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारा सब रिकॉर्ड है, एक एक चीज हम लोग पैसे पे जो है। हमारे को तो कभी कभी ये भी आता है कि साहब हमारी इतनी बड़ी कंपनी है, हम सीएसआर कर रहे हैं, इसमें ये करिए, सॉरी सर वी डोंट डू। आप जो पैसा दे रहे हैं वो समाज सेवा में जाएगा, आपको नहीं जाएगा, आपके किसी काम का नहीं है। हम्म। तो इसीलिए हम लोगों ने किया, और बेस हमने अपना काफी बड़ा किया, बेस बहुत बड़ा कर लिया डोनर्स का। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे मांगने में शर्म नहीं आती, मांगने में झिझक नहीं है। मैं एक सामाजिक भिक्षुक के रूप में जो मांगता हूँ, हर एक से मांगता हूँ मैं। और मुझे पता है कि ये नहीं देगा, मुझे मालूम है, मैं फिर भी मांगता हूँ। इसका सिंपल कारण ये है, कभी तो देगा। और कोविड के अंदर वो लोगों ने हमको कंट्रीब्यूट किया, जिनको मैं 20 साल से कह रहा हूँ भैया चंदा दो, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन कोविड में उन्होंने दिल खोल के दिया। ये मैं बड़ा, मुझे लगा कि भगवान ये कोविड ना आए तो अच्छा है, नहीं कभी आना नहीं चाहिए। लेकिन इस कोविड ने कई लोगों की जो है ना आंखें खोली। उनको शायद लगा होगा कि उनके संग ऐसा नहीं हो जाए, तो वो लोग आगे निकल के आए। तो दिव्या, ये हमारा एक हम्म, छोटा सा प्रयास है जो हम लोग कर रहे बहुत खूब सर, बहुत खूब। और सर जैसे आपने बोला कि ये तो सही बात है, इस तरह का काम या कोई भी सपना जब इंसान जीता है या कोई भी इस तरह का कठिन लक्ष्य चुनता है, तो फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और आप जैसे कह रहे हैं कि मैम आपको बहुत सपोर्ट करती हैं, और अब तो वो भी सोशल वर्क में आपके साथ लगी हुई हैं कुछ हैं। बिल्कुल, प्रोजेक्ट्स में, जैसे आप बोल रहे 100%। हैं। हाँ, तो अक्सर सर ऐसा होता है कि जो सबसे करीब हमारा होता है, हम उसको कभी थैंक यू नहीं बोलते, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो आज आप यहाँ से कुछ नीतू मैम के लिए कुछ मैसेज दीजिए, हम रिक्वेस्ट कर नीतू रहे नहीं, हैं। प्रीति, प्रीति प्रीति। ओ सॉरी 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 सॉरी, अभी गड़बड़ प्रीति हो मैम। जाएगा। शाम तक नहीं, कल सुबह तक ये नोटिस ना आ जाए। अशोक जी नीतू सॉरी। किसको बोलते हैं? ऐसा, यू आर करेक्ट, जो सबसे नजदीक होता है, जो सबसे नजदीक होता है वो सबसे कम दिखता है, ऐसी बात है। लेकिन इमोशंस की बात है। मैं, क्योंकि मैं जब बिजनेस से मैं हट गया, मेरी अर्निंग बिल्कुल खत्म हो गई, जब मेरा पैसा, मैं ये बोलूं कि घर में पैसा तो आधा था, लेकिन एक आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था, मतलब मेरा नहीं आ रहा था। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो वाइब्स हैं होती है दूसरों की, या कुछ हो सकता है वो नाराज हो सकती थी, लेकिन नाराज कभी प्रीति नहीं हुई। और आज तक प्रीति ने मुझसे कभी, थैंक्स टू गॉड एंड माई स्टार्स एंड माई बिलीफ, कि उन्होंने कभी आज तक मुझे किसी चीज का हिसाब नहीं मांगा।
ये बहुत अच्छा रहा। और इसीलिए जब कहीं उनकी तरफ से इतना विश्वास मेरे ऊपर जमा, तो मैं कैसे किसी चीज से पीछे हट जाऊं, ये मेरे लिए संभव नहीं था। तो मेरा भी एक वैसे तो मेरा ये दायित्व है कि मैं उनके प्रति बिल्कुल एक ईमानदार पति की तरह बात करूं, उनके उनके कमिटेड रहूं। लेकिन इस कमिटमेंट में और इस ईमानदारी में इजाफा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जब आदमी आपसे कोई बात नहीं करता, पूछता नहीं है, तो आपकी वफादारी और आपकी कमिटमेंट और आपकी दायित्व, आपकी वो क्या कहते हैं जवाबदेही, वो कई 100 गुना बढ़ जाती है। और इसमें प्रीति ने, हाँ, इसमें कभी प्रीति ने नहीं किया, और प्रीति ने आगे बढ़ के मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और मैं तो उनको ये बोलता हूँ कि मेरे जीवन में मैंने देवी को नहीं देखा, लेकिन उनको देवी मानता वाह! सर आपके लिए एक सरप्राइज़ है मेरे पास। हूँ। हाँ जी। ओह, शी इज देयर। हमने हाय दिव्या। हाय हाय सर। प्रीति। हेलो मैम, वेलकम इन एलएसडी मैम। मैं थैंक यू। अपने व्यूवर्स को बता दूं कि हमें प्रीति मैम, सॉरी पहले मैं तो आपका नाम गलत ले रही थी, पता नहीं कोई बात नहीं, कुछ कोई बात नहीं, कोई मिस्टेक था। नोटिस नहीं जाता अशोक तो को। जी, तो प्रीति मैम अशोक जी की वाइफ हैं, और सभी जानते हैं कि वो जितना अच्छा काम कर रहे हैं सर, उसकी बैकबोन जो है वो मैम। तो बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। और सर ने बोला कि उन्होंने देवी नहीं देखी है, तो मैंने कहा कि प्रकट कर देते हैं साक्षात, यहीं पे सब लोग देख लें। अश, अशोक जी तो को मौका मिले हुँ, तो वो छोड़ते नहीं है, लेकिन क्या बोलूं, आई वेरी इमोशनल। मैं इतनी देर से सुन रही थी इंटरव्यू। ओह, यू जी, आर जी। देयर। जी। दिव्या, दिस इज बैड। नहीं तो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ एलएसडी। यस यस यस, क्या बात है। नहीं, एलएसडी, एलएसडी का मतलब बहुत अच्छा है। आपने देखा, लाइफ एंड सक्सेस विद दिव्या एंड दिव्या। जी, एंड विद दिव्या, दिव्या। इसको उल्टा कर दो, दिव्य लाइफ एंड सक्सेस। जी। थैंक सर यू। एक्चुअली जो मेरा चैनल है, पहले हाँ, पॉजिटिव वाइब्स था। तो अच्छा अच्छा अच्छा। तब वहाँ पे यही हुआ कि मुझे उसको कुछ जोड़ना था, उसको यूनिक बनाने के लिए। तो ये अच्छा मैंने किया। फिर उसमें डिवाइन आगे जोड़ दिया कि दिव्या बहुत भी अच्छा हो किया, गया बहुत एंड अच्छा। डिवाइन भी। जी। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। मैम आपके लिए भी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है। पहले तो बिल्कुल मैं पूछिए। मुझे सर आपको म्यूट करना पड़ेगा क्योंकि फिर आवाज इको करेगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, करेगा करेगा। जी। जी दिव्या मैम आपसे पूछिए। जानना चाहेंगे, जैसे सर ने बोला कि आप सर, हाँ, जैसे कि सर ने बोला कि बहुत ज्यादा आप सहयोग करती हैं। तो शुरू शुरू की बात, जब जैसे सर ने जॉब एंड बिजनेस छोड़ के आपने डिस्कशन किया कि उनको सोशल सर्विस करनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रगल नहीं आया हो? हर चीज अकेले मैनेज करना फैमिली लाइफ में, घर में, क्योंकि सर का तो ज्यादातर समय उधर ही जाता होगा, नवरात्रि फाउंडेशन में सोशल वर्क। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे मैंने क्यों अलाउ कर दिया, क्यों उनको ऐसे बोल दिया, क्यों बड़ा मुश्किल हो रहा है? कभी ऐसा नहीं लगा कि बहुत स्ट्रगल बढ़ गया लाइफ में अकेले सब कुछ मैनेज करने में? दिव्या, एक बहुत फेमस डायलॉग है, दोस्ती ही प्यार है। तो मेरी अशोक की जो फाउंडेशन है, वी वर बेस्ट फ्रेंड्स शादी से वाह! पहले। तो हमारी नींव दोस्ती की है, और आई थिंक यही एक कारण है कि हम दोनों ने एक दूसरे को दोस्त की तरह ही हमेशा अपना रिलेशनशिप बढ़ाया है। और जो हमारी पहली मुलाकात भी थी, वो भी समाज सेवा के थ्रू हुई थी। ओके। 1984 में कर्फ्यू लगा था दिल्ली में, और हम लोग एक ही सेक्टर में, आर के पुरम के रहने वाले हैं, सेक्टर 9 के। और अशोक हमारे घर पे, हमें जानते भी नहीं थे, मदद के लिए आए थे, मेरी मदर बीमार थी। तो जो पहला अशोक का व्यक्तित्व मेरे सामने आया, वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आया कि जब कर्फ्यू लगा है और कोई घर के बाहर नहीं निकला, आप किसी के घर में जाके मदद के लिए आप अपना हाथ बढ़ाते हो। तो वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, दैट इज द अट्रैक्शन टू अशोक के भी। हीरा दूर से चमक आ जाती है ना, तो मुझे पता चल गया था कि भैया ये तो हीरा है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है। तो दोस्ती की वजह से कभी कुछ और ख्याल आता ही नहीं, हस्बैंड वाइफ मैरिज, हम लोग दोस्त हैं, तो हर चीज में चलिए, 50-50 पार्टनरशिप। वाह! बहुत अच्छा मैम। एक आपसे एक और क्वेश्चन है।
हम जानना चाहेंगे सर को, जैसे लोग जानते हैं एज अ सोशल वर्कर, उनकी जो इमेज है बहुत अच्छी और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे एज अ वाइफ जानना चाहेंगे अशोक सर की ऐसी कोई खूबी जो लोग नहीं जानते, और ऐसी एक कोई कमी जो आप चाहती हैं कि वो काश ये बदल जाते, कुछ चेंज हो जाते, जो जो लोग नहीं जानते, कुछ ऐसा यूनिक सा जो आप ही जानती हैं, तो शेयर करना चाहेंगे। ऐसा तो वैसे तो बहुत ट्रांसपेरेंट है। पहले मैं दूसरे का जवाब दूंगी कि जो मैं कमी तो नहीं बोलूंगी, बट एक हैबिट अगर सुधर जाए तो मैं बेटर होंगी, और वो है कि अशोक सवेरे सवेरे जाग जाते हैं। अगर रात के 2 बजे भी सोएंगे तो 5 बजे उठ के 6 बजे तक बिल्कुल नहा धो के तैयार हो जाते हैं। तो मेरे को बहुत गिल्ट, आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, तो मुझे बहुत होता है। मैं चाहती हूँ अशोक भी मेरी तरह आराम से उठे, देर तक तैयार हो, लेकिन आप 5 बजे 6 बजे बिल्कुल नहा धो के ऐसे ही सूटेड बूटेड रेडी मिलेंगे आपको अब कभी भी। तो ये मैं ओके। चाहती हूँ थोड़ा रिलैक्स करें। और दूसरा सवाल था कि जो लोग नहीं जानते, अशोक इज हमेशा हंसमुख है, बट अशोक बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल है। और कभी भी अगर कोई पर्सनल इशू हो, एज स्मॉल एज हेडेक हो, बुखार हो, थोड़े सैड तो नहीं होते बट थोड़े कभी कभी किसी, मतलब मुझे भी नहीं पता चलता, ही इज ऑलवेज हैप्पी, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, ऑलवेज, मतलब और कई बार मुझे गिल्टी भी होता है कि अशोक थोड़ी तकलीफ में और मैं पहचान नहीं पाए, बिकॉज ही इज ऑलवेज स्माइलिंग, ही इज ऑलवेज रिलैक्स, पता ही नहीं चलता है। अच्छा लगा मैम आपने हमें ज्वाइन किया, और आप एज अ वाइफ, जो लोग जो हमारा शो है वो है ड्रीम्स को पूरा करने में, तो जो भी व्यूवर्स समाज सेवा के कार्य में आना चाहते हैं, तो उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए एज अ वाइफ, सर की वाइफ की तरह आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी में हमारे व्यूवर्स को कि क्योंकि ज्यादातर हर्डल्स जो है ना फैमिली की तरफ से ही आती है सबसे पहले, और आप इतने अच्छे से मैनेज कर रही हैं, तभी सर इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो कोई मैसेज दीजिए आप हमारे व्यूवर्स को। मैसेज ये है कि मैं और अशोक दोनों बिलीव करते हैं वॉक द टॉक, कि मतलब जो आप बोल रहे हो उसको पहले आप उन्हीं पचनों पे चलो, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। तो मैंने बहुत फैमिलीज में देखा है कि कोई एक व्यक्ति, वाइफ या हस्बैंड समाज सेवा कर रहा है, तो उसको फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, लेकिन बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तारीफ कर रही है। तो ये है कि आप पहले खुद को बदलिए, पहले आप अच्छा काम करिए, फिर ही आप दूसरों को बोल सकते हैं, यू हैव टू सेट एग्जांपल। और दूसरा है कि लोग मेरे को, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काफी उच्च पद तक हूँ, तो लोग कहते हैं अरे प्रीति बहुत एम्पावर्ड है, शी इज एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। एक्चुअली अशोक इज एग्जाम्पल ऑफ विमेन एम्पावरमेंट। तो मैं तो बोलूंगी महिलाओं को कि भाई आपके हस्बैंड जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको उन्हें क्रेडिट देना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट का। विमेन एम्पावरमेंट बिना फैमिली और हस्बैंड के आ ही नहीं सकती। ट्रू विमेन एम्पावरमेंट आर द हस्बैंड्स एंड नॉट द वाइफ्स। सो ट्रू। इट्स बोथ वेज। कोई भी बड़ा काम, जी जी, कोई भी बड़ा काम तभी हो सकता है जब दोनों मिलकर उसे करें, दोनों की अच्छी बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो, बिल्कुल और समाज सेवा के कार्य में तो और भी ज्यादा कठिनाई आती है, तो वो तो बिल्कुल। बिना सहयोग के, बिना सपोर्ट के बहुत मुश्किल है, मतलब तो ये तो सेल्फिश नहीं जग होना जाहिर। चाहिए फैमिलीज को। हाँ जी, सबसे पहले वहीं से शुरुआत होती है एक्चुअली, कि बिल्कुल सब कुछ आपने जितना मैनेज किया होगा वो हम समझ सकते हैं, कि एक इंसान को अगर इतना जुनून है समाज सेवा का, इतना सुकून मिलता है उसे किसी काम से, तो उसको समझना कि आपने सर को इतने अच्छे से समझा, एंड जाहिर सी बात है कि फैमिली का बर्डन आपके ऊपर ज्यादा ही रहा हो, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड हो, एजुकेशन हो बच्चों उतना। का, फैमिली के इशूज, फाइनेंशियल इशूज हो, हर चीज का बर्डन आप पे पहले पड़ा होगा ज्यादा ही, एक्चुअली तो इन नहीं सब है चीजों को। अशोक। सॉरी दिव्या, कट कर रही हूँ आपको क्योंकि मेरे को मालूम है जी जी समय जी कम जी है। अशोक ने जी हमेशा जी घर की जिम्मेदारी भी संभाली। और एक चीज जो लोग जानते हैं हम दोनों को, अशोक ने, आई एम द ओनली चाइल्ड, तो हमारी एक ऐसी मैरिज है जहाँ दोनों इन लॉज एक ही घर में रहते हैं। मेरे पेरेंट्स और अशोक की माता जी जी। एक ही घर में रहते हैं। मेरे फादर नहीं है, तो अशोक ने तो सोशल वर्क में तो जो करा ही, पहले घर में ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जो कि बाकी फैमिलीज को करना चाहिए।
मतलब मेरी मदर मेरे से ज्यादा अशोक को मानती है आज की तारीख में। मतलब दो परिवार एक ही घर में एक ही किचन में रहे, ये अशोक की बदौलत ही हो पाया है। तो अशोक ये नहीं कि बाहर ही बोलते हैं और बाहर ही अच्छा काम करते हैं, घर में भी ऐसे उन्होंने संस्कार दिए हैं हम सबको, और एक उदाहरण करा है कि जो औरों को फॉलो करना चाहिए। कि वो मान्यता तोड़िए कि भी लड़की शादी करके आती है अपना छोड़ के तो उसको ससुराल को अपनाना है, नहीं। अशोक ने हमेशा बोला दोनों परिवार एक है, हम दोनों इक्वल हैं। अगर आपने मेरे परिवार को अपनाया तो मैं भी अपने परिवार को अपनाऊंगा, और कहने के लिए हम लोग साथ रहेंगे। हम लोग अभी भी एक ही घर में रहते हैं। हाँ, मैम बहुत बड़ी बात आपने कह दी, और आज के समय में इसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत पहले जरूरत है। फैमिलीज बड़ी होती थी, बच्चे होते थे ज्यादा, एक चला गया तो दूसरा माँ बाप को संभालने के लिए है। बट अब आज के समय में ये बहुत जरूरी चीज है कि इस चीज को समझा जाए, जिस तरह से सर ने सपोर्ट किया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जिनके सिंगल चाइल्ड एक गर्ल है तो वो फिर बिल्कुल। पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं। तो बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। आप बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत हैं सबके लिए। सर कुछ कहना चाहते हैं? जी। मेरे को ये कहना है दिव्या कि ये प्रीति ने जैसे बोला कि हमारे यहाँ दो फैमिलीज एक साथ रहती है, तो हमारे यहाँ बड़ा यूनिक उदाहरण है जी। कि एक घर में दो समधिने रहना और एक किचन। मतलब उनमें भी आपस में वो नहीं है, बल्कि वो बहन जी बड़ा अच्छा चलता है। मदर तो खैर मेरी इस समय मुंबई गई हुई है, लेकिन और इसमें वी आर नॉट स्क्रैचिंग बैक ऑफ ईच अदर, लेकिन आई एम टेलिंग फैक्ट कि ये सही है कि इसमें जहां तक अगर मेरा योगदान है तो प्रीति का भी है, ऐसा नहीं है। और हमारी जो बिटिया है ना, महक, अब तो वो 25-26 साल की हो रही है। उसने भी बहुत ज्यादा उसने समझा कि पापा क्या कर रहे हैं, कैसे है। उसने अपने को वैसे ही ढाला। और मेरे हमेशा प्रयास रहते कि भाई वो मुझे कभी भी ये ना फील करे कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। मैंने कोशिश ये किया कि नहीं, परिवार भी, क्योंकि अगर परिवार नहीं है तो समाज सेवा भी नहीं है। परिवार की सेवा नहीं है तो समाज सेवा कैसे करोगे आप, है ना। ये थोड़ा कि आपने घर वालों को तो डंप कर दिया, आप समाज सेवा करने जा रहे हो। दोनों को देखना पड़ेगा, आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये चीज प्लीज। मैम आपने हमें ज्वाइन किया और इतनी अच्छी बातें कही जो बहुत जरूरी है लोगों को जानना, कि एक दोनों का सपोर्ट करना, दोनों का साथ होना किसी भी बड़े उद्देश्य के लिए बहुत जरूरी है। और आप अपने आप में एक प्रेरणा है सभी के लिए। और जैसे इतनी अच्छी अच्छी बातें, तो इतने अच्छे एग्जाम्पल तो मैंने कभी तक नहीं देखे। मैं थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि वैसे अगर रोने से ना शो हिट हो जाते हैं, ये अक्सर देखा गया है ना टीवी पे, शो हिट कराना है तो थोड़ा सा रो दो। नहीं नहीं मैं नहीं, सोच रही आयशा हूँ मैं भी थैंक थोड़ा यू। सरप्राइज देती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू तो दिव्या, आपने इतना सोचा कि मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके माय सुन के। प्लेजर। और मैं आपको फॉलो सर करूंगी, से मैंने मिले। ज्वाइन कर लिया अब। हाँ, सर से मिले और आपसे ना मिले तो फिर वो अधूरा रह जाता ना। सर खुद ही बोल रहे हैं कि आपके बगैर कंप्लीट नहीं है, तो आपको बुलाना तो बनता था। और इसके लिए मैं विवेक श्रीवास्तव जी जो है नवरत्न से जुड़े हुए हैं, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने बहुत हेल्प करी, और उन्हीं का ही सजेशन था कि मैम को बुला लेते हैं, तो थैंक यू विवेक। बात पूरी हो जाएगी। मीटिंग पूरी हो थैंक यू जाएगी। विवेक। जी। विवेक को बहुत बहुत शुक्रिया। विवेक ने सारी कारस्तानी उसी की है। मैंने तो कुछ आपको दिया जी नहीं, सारा कुछ उसने आपको फीड किया है। जी जी जी। मैं जानती थी कि थैंक आप यू। बिजी हैं, तो हाँ, विवेक से ही मैंने मांग लिया जो भी फोटोग्राफ्स एंड सारी इंफॉर्मेशन। थैंक यू मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू दिव्या। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं भी थैंक यू बोल दूं। नहीं सर, अभी कुछ क्वेश्चन आपसे और हैं। जी अ, जी जी प्लीज। सर एक क्वेश्चन, तो जैसे हमारा शो है, बात करता है लाइफ और सक्सेस के बारे में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके लिए जीवन के क्या मायने हैं। हर किसी के लिए अलग अलग डिफिनेशन होती है, तो आपके लिए जीवन क्या है? देखिए, जीवन तो जो हम लोगों को मिला है, ये तो पता नहीं कब दोबारा मिलेगा। तो इसको जितना है उसको पूरा जीना चाहिए। हर दिन जो है वो आपका एक नया दिन होना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि जो आज का दिन है कल से बेटर है। मेरा जो आज का दिन है वो कल से बेटर है, जो मैं आज कर रहा हूँ ये कल से अच्छा है। ये
इसलिए ये चीज हमेशा मान के चलनी चाहिए। कभी भी ये नहीं मानना चाहिए अरे वो बड़ा अच्छा था, मैंने तब बड़ा अच्छा काम किया था। अरे भैया वो चला गया तो चला गया, भूल जाओ उसको, उससे अनुभव लेकर के उसको बेटर करो। तो मेरा ये एक हमेशा मानना, इसलिए मैं कभी भी ये किसी को मैं शिकायत नहीं करता हूँ कि नहीं नहीं यार मैं जब वहां था, जब मैं ये था, नहीं सॉरी वो हो गया। अब हमें आज का देखना है, आज का करना है, कल के बारे में सोच के बात करनी है। जनरली लोग ना बोलते हैं ये बड़ा सक्सेसफुल है, ये बहुत सक्सेसफुल है। तो ये सक्सेस की परिभाषा तो आज तक मुझे भी समझ में नहीं आई कि होती क्या है। मैं तो ये कहता हूँ कि या तो सक्सेस दो तरह की होती है। एक दूसरे को दिखाने के लिए, बाहर वालों को, और एक अपने को समझने के लिए कि मैं समझूं कि मैं सक्सेसफुल हूँ कि नहीं। दूसरे वाले को सक्सेस कैसे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उससे पहले जॉब करता था। 1986 के अंदर 6,500 रुपए की नौकरी, आप समझ सकते हैं कि आज के हिसाब से कितनी होती होगी। उसको छोड़ करके और हम लोगों ने बिजनेस में आ गए। उस समय प्रीति की सैलरी मुश्किल से 1500-1600 रुपए हुआ करती थी, आज की तो बात नहीं कर रहा मैं। और हम छोटा सा परिवार था, मदर थी, मैं, हमें नई नई शादी हुई थी और बच्चे बच्चे थे नहीं, एक बेटी हमारी हुई तो वो भी बहुत बाद में आई थी। तो मेरा ये मानना था कि भाई इसको करते हैं। तो अब हमारे कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने कहा ना कि हमारे खानदान में किसी बिजनेस किया ही नहीं, आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू गो फॉर द बिजनेस। तो स्टार्ट किया तो लोगों की अपनी इधर बहुत ही, क्या कर रहे हो, नौकरी करते थे अच्छा था, वहां से कार आ जाती थी, अब आप स्कूटर लेके घूम रहे हो, आपके नीचे पूरी टीम होती थी, अब क्या कर रहे हो, ये एरिया मैनेजर थे, ये थे वो थे, जो उनका था। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी का एरिया मैनेजर बहुत बड़ी बात हुआ करती है, वो भी कम एज में बन गया था। हमने कहा देखा जाए, कोई बात नहीं। तो एक दिन प्रीति से मैंने बोला कि ये इन लोगों को हम लोग कैसे शांत करें, जो देखो वही बोलता है कि अच्छी खासी जॉब थी छोड़ के अब तुम लोग अपना बैग लेके घूम रहे हो, कभी ट्रांसफार्मर को गोदी में लेके घूम रहे हो, कभी थ्री व्हीलर में जा रहे हो, ये कर रहे हो। मैंने कहा बिजनेस भी करना है, मैं तो करनी पड़ेगी ना, अभी तो हम छोटी उम्र के हैं। करते करते जब 2 साल हो गए, थोड़ा हमारी सिचुएशन ठीक हो गई, बिजनेस ठीक चल रहा, तो मैंने कहा प्रीति से बोला, मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो वी थॉट लेट्स बाय कार, एक हम लोग कार खरीद लेते हैं, शायद उससे कोई फायदा हो। तो हमने कभी किस्त कौन देगा, 2829 रुपए किस्त है। तो कोई बात नहीं, करते हैं। तो वी बॉट मारुति वैन। और जिस दिन मैं लेकर के आया था, सबके फंडे चेंज हो गए। जो मेरे को कहते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, सब, अरे हमें तो पता था अशोक काम करेगा, अशोक का तो मुझे पता है, ये बहुत मेहनती आदमी है, बहुत अकलमंद है, देखो आज कार लेकर के आ गया, कितनी तरक्की। मतलब उनका सक्सेसफुल का पैमाना क्या था कि आपके पास पैसा। कितना ज्यादा धन आ रहा है, पैसा आ रहा है, आपने बिल्डिंग बना ली है, क्या कर लिया, ये कर लिया। तो आप समझिए कि ये इतना ज्यादा लोगों के वो आने शुरू हुए। तो मेरे को लगा क्या पैसे से होता है, लेकिन मेरे लिए सक्सेस वो नहीं थी। मैं जो आज कर रहा हूँ ये भी मेरे सक्सेस नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये मान लूं मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं गया, फिर मेरे लिए कंटेनमेंट आ यस। जाएगा, वो नहीं है। मेरे सब ये मेरे जो भी कुछ है मेरे माइलस्टोन हो सकते हैं, मेरे अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट को माइलस्टोन में चेंज कर दीजिए, आप खत्म, मत फिर आप फिर आगे बढ़िए। क्योंकि माइलस्टोन जिंदगी में कभी खत्म होने वाले नहीं है, आप हमेशा चलते रहेंगे। और सक्सेस का कभी कभी ये भी होता है कि आप चल रहे हैं, आपने बोला मैं तो भाई आज 50 करोड़ रुपए कमा लिए, तो नेक्स्ट डे मालूम पड़ा कि कोई 500 करोड़ रुपए वाला सामने खड़ा हुआ है, फिर आप क्या करोगे भैया। तो बेटर ये है, अपनी जिंदगी का खुद आकलन करिए, उसी को सफल मानिए, सक्सेसफुल होइए। दूसरे के नजर में ये है कि बस आपका हाथ, सफलता की सूची जो सूचक मैं ये मानता हूँ, कभी भी आपका हाथ यूं नहीं हो, ऐसे हाथ नहीं आना चाहिए, मतलब आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। तो ये सफलता है। जब तक आप हाथ ऐसे हैं आप सफल हैं, जिस दिन आप ऐसे आ गए तो ये सफलता की बात है। और मैंने एक चीज और भी देखी, फिर बहुत जी। बहुत सफल लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, बहुत ज्यादा, जिनको मैं कहते हैं सफल हो गए, ये हो गए, इतनी परेशानी में देखा है। तो इसलिए मेरा जो मानना है, ईश्वर जो हमें दे रहा है ना, इससे बड़ी सफलता कुछ नहीं सकती। दिव्या। सॉरी। जी जी। सर बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, तो बार मुझे लगता जी है अपने व्यूवर्स से। दिल्ली में भी सर्दी बहुत बढ़ गई होगी। जी, बहुत है सर्दी, तो मैं तभी तो कोट पहन के बैठा हूँ मैं। जी जी। हाँ, हमारे साथ प्रमोद ठाकुर जी हैं, विजय जी शंकर जी। तिवारी जी हैं, हाँ हाँ कमल हाँ। शर्मा भेदड़, विवेक अच्छा। श्रीवास्तव जी हैं, रूपक कुमार हाँ जी हाँ हैं। हाँ। हाँ। जी। निधेश सभी का बहुत पांडे बहुत जी हैं। धन्यवाद। हाँ, सभी को हृदय से आभार जो मेरे को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। रमाकांत अग्रवाल जी हैं।
सर ये अरे वाह। रमाकांत अग्रवाल जी के बारे में मैं आपको बताऊं, ये भी एक सोशल वर्कर है। और अरे वाह। ये कहाँ से है, शायद महाराष्ट्र से है। और ये हम्म। मुझे अचानक से ही एक ग्रुप में मिले कुछ एक्टिविटी में। हम्म। और तब मुझे पता चला ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सोशल वर्क में। और छोटा सा इनका एनजीओ है, और लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करके ये शायद बच्चों को कुछ हेल्प करते हैं खाने के लिए, और इस अरे तरह वाह, से काफी बहुत अ, बढ़िया। जी बहुत बढ़िया काम ये कर रहे हैं। राहुल सिंह जी हैं, एंड चित्रांश शेखर नरवी हैं, गिरीश तिवारी। रमाकांत जी से बोलिए हमें अपना बायोडाटा भेज दें। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, नो नो नो, उनसे बोलिए कोई प्रोफाइल हमें भेज दें, या कुछ जो काम किया है हम चाहेंगे कि उनको बुला के शायद हम लोग सम्मान कर सके। बहुत यूनिक काम कर रहे जी हैं, जी बहुत यूनिक काम। जी जी जरूर। अ, और आलोक रंजन जी हैं। बहुत सारे लोगों ने हमें ज्वाइन किया और इतना टाइम दिया, सुना। और वैसे आपको सुनना तो सर सौभाग्य की बात है। जैसे ही मैंने पोस्टर डाला था एफबी पे, हाँ हाँ और बहुत सारे हाँ रिस्पॉन्स सभी से बहुत आए थे, बहुत लोगों को वेट हाँ था। हाँ हाँ हाँ। विवेक श्रीवास्तव जी कुछ कह रहे हैं, मैं शेयर करना चाहूंगी। मेरे हम्म, प्रेरणादायक और मेरे सामाजिक गुरु हैं अशोक भैया। मेरे गार्जियन हम्म, भैया, हमेशा कुछ नया ही सीखता हूँ भैया से। हाँ। आई एम सो सॉरी, जी सम देवर कॉल इमीडिएट। कोई नहीं सर, हम अरे समझते हैं। विवेक अब जी तक क्या बात है, इतना विवेक इतना मत चलाओ यार तुम। बट विवेक इज अ वेरी लवली बॉय, बहुत काम का है और मेहनती है। और इस समय थोड़ा सा हम लोग उसको चाहते हैं कि वो खूब जिंदगी में खूब आगे बढ़े। और मतलब हम लोगों के, हमारे देखिए हमारी टीम के अंदर इस समय वो ऐसी पोजीशन पे है जो जिसको हम लोग बैकबोन ऑफ अवर एनजीओ बोलते हैं, इज जनरल सेक्रेटरी टू अवर एनजीओ। और बिल्कुल। कभी भी बोलिए, हमेशा तैयार है, बहुत सुंदर है। आपका तो खैर वो आपके संग तो आपका क्लासमेट स्कूल मेट रहा है, जब जी आपने देखा होगा। मतलब, और तब में अब मैं उसको कम से कम उसके अंदर 100 गुना चार्म अलग है, फर्क अलग है उसके अंदर आ गया। ये है। जी जी नहीं सर, जो मैं विवेक, थैंक नहीं यू वेरी जानती थी मच। अपने कॉलेज टाइम में। जी जी। हाँ मैं विवेक को नहीं जानती थी, मैं विवेक को बाद में ही जानी हूँ कि ये विवेक क्या है। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं, क्योंकि कॉलेज टाइम में जो हम जानते थे, ग्रेजुएशन में, वो विवेक तो अलग ही होते थे। तो खैर तब भी ये होंगे, बट मुझे शायद जानकारी नहीं होगी तब। सर इतने लोगों ने हमें ज्वाइन किया, 60 लोग थे हमारे साथ, और अभी भी हैं लोग हमारे साथ। तो अरे वाह। इतने व्यूअर्स को, जो हमारे जो शो का थीम है कि जो अपने ड्रीम्स जीना चाहते हैं, तो बहुत से लोगों का ड्रीम ये भी होता है कि वो सोशल वर्कर बने, दिल से चाहते हैं, उनके अंदर वो फीलिंग्स होती हैं। लेकिन वही चीजें होती हैं, मेंटल ब्लॉकेज, लोगों के ताने कि ये क्या कर रहे हो, डर, और फाइनेंस का इशू, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनके पैर पीछे खींच लेती हैं। सर आप उन लोगों के लिए कुछ ऐसा मैसेज दीजिए, कुछ उनको संदेश देना चाहेंगे, जो वो अपने सपने को कैसे पूरा करें, क्या करें। देखिए, दो शेर मैं आपको पढ़ता हूँ, बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना। एक है शेर की, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। ये हिंदी में दोहा है। यानी कि हमें धीमे धीमे हर काम को शुरुआत करना चाहिए। और तभी उसमें तटस्थता और उसमें प्रवीणता तभी आती है जब थोड़ा समय लगता है, धीमे धीमे आगे बात बढ़ती है, चलती जाती है, ठीक है ना। इसी को उर्दू में कहा गया है कि शबे गम के आंसुओं की इतनी कहानी है, जो अटक गया वो मोती, जो टपक गया वो पानी है। यानी कि अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो अगर सीप के अंदर आप चले जाओगे, तो रुके रहोगे, तो आप मोती की तरह चमकोगे। नहीं तो टपक गया तो पानी है, तीसरा, तो जो टपक गया वो तो पानी है। तो इसलिए जो चीज है उसको आप कैसे कर सकते, तो इसलिए जो चीज है उसको आप क्या, तो इसमें आपको तटस्थ से रहना है, आपको वही जिंदगी में चलते रहना है। और आपको कभी भी हिलना नहीं है। अपने कार्य के प्रति आपकी कमिटमेंट रहे, ये रहे, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इसी में एक और एक शेर है बड़ा, क्या कहते हैं कि क्या है कहते हैं कि अ, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान। और तीसरा इसमें एक चीज है कि संयम रे संयम बरता, संयम रे संयम बरता, अग्नि जो देता वो जल्दी चलता, मतलब जो जल्दी चलता वो अग्नि को प्रज्वलित करता है, जो संयम और ठंडक देता है आराम से काम को जमा के करता है। तो इसमें ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दिव्या जी, कि कभी भी किसी को है, वो लग जाए, करता रहे,
चिंता ना करे, और अगर उसका दिमाग है कि मुझे काम करना है, तो मुसीबतें तो कहाँ नहीं आती हैं, सब जगह आती है, चढ़ते हैं। पौधा भी जब बड़ा होता है तो उसको भी सहारा देना पड़ता है ना, तभी बड़ा होता है, गिरता है। तो ये चीज है। समाज सेवा मुश्किल नहीं है। मेरे को कभी किसी ने कहा बहुत मुश्किल है, मगर मुश्किल नहीं है, थोड़ा लगना पड़ता है, बस यही कहा। और एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए कि हमें इसके बदले क्या मिले। देखिए सर, विवेक जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो पुराना विवेक बिल्कुल अलग था, अब अशोक भैया वाला विवेक। अशोक भैया, थैंक यू, मेरा भी एक ये नाम हो गया है। थैंक यू। सर, एज अ सोशल वर्कर आप सोसाइटी को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अरे बाबा रे, मैं क्या मैसेज तो मैं दे रहा हूँ सोसाइटी से आज तक खूब सारे। मैं तो देना क्या है दिव्या जी, तो देने वाली कोई बात है ही नहीं, मैं तो लोगों से ले रहा हूँ। देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि हमें हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जो भी कुछ दिया है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ, जैसे किसान जब फसल काटता है, बोता है, फसल काटता है, काटने के बाद थोड़ा सा वो अन्न अलग से रख लेता है। वो इसलिए नहीं रखता है कि उसको दोबारा पैदा करना है, बल्कि ये एक हमारा जरिया है कि कभी भी कोई चीज तभी दोबारा आएगी जब हम उसको वापस देंगे। जब वापस जमीन में देंगे तो होगा। इसी प्रकार से अपने विचारों को जब किसी को देंगे तो दोबारा विचार आएंगे, उन्हीं विचार आत्मसात करेंगे। हम दूसरे के विचारों को आत्मसात करेंगे, नए विचार आएंगे। इसी प्रकार से समाज में जब हमने कुछ मिला है तो उसको वापस देना भी हमारा एक नैतिक दायित्व है, और ये हमें करना चाहिए। हमें कभी ये नहीं देखना चाहिए उसने क्या किया। अगर आप ये देखोगे दूसरे ने क्या किया है तो बेकार है। हमारे एक फ्रेंड है नवेश सरोज, उनके बड़े ब्रदर है जवेद सरोज साहब। तो मैं आज की बात नहीं कर रहा, ये आज से करीब 42 ईयर्स की पहली बात है, मैं 17-18 साल का था। तो मैं उनसे यही बात हमारी जो हुई थी, जो मैंने पहले भी बताई थी कि मोहम्मद अजाज साहब ने कहा था, वही बात जावेद साहब ने कही। तो मैं जब घर गया तो हम लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ रहे थे, तो मैंने पूछा, उसको प्यार से नद्दू बोलते थे नवेद को। तो उनके भाई मिल गए, तो बोले अशोक तुम बहुत दिन से नहीं आए हो, क्या बात है? मैंने कहा मैं क्यों आऊं, नद्दू तो मेरे घर में आता नहीं है, मुझे क्या करना है? तो बोला अशोक ये क्या तरीका हुआ जिंदगी का जीने का? बोला बोला बड़ी अच्छी बात। मैंने कहा नहीं अशोक, ये कभी जिंदगी में सोचना नहीं किसी ने कि नवेद आता है कि नहीं आता है। अरे तुमको मौका मिलता तुम आओ ना यार, उसका क्या सोचते हैं कि वो नहीं आता? आई थॉट दिस इज करेक्ट। मैं क्यों सोचूं, मैं अपने को क्यों मन मारूं मैं अपना, कि वो तो आता नहीं और मैं अपना मन मार के घर बैठा हूं। तो मैंने कहा अपने मन को खोलो यार, जाओ, जो नहीं आता नहीं आता नहीं आता। तो यही चीज है कि अगर मेरा दोस्त नहीं कर रहा है तो क्या मैं भी समाज सेवा बंद कर दूं? नहीं, मौका मिला है, करना चाहिए। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि मैं दूसरा करेगा तो मैं करूंगा, तो इसका मतलब है कि हम अपने अंतःकरण को मार रहे हैं, हम भी अपने इमोशंस को मार रहे हैं, और अपनी पवित्रता को हम कहीं ना कहीं हम लोग हटा रहे हैं। समाज ने, भगवान ने और हमारे माँ बाप ने हमें पवित्र रहने का मौका दिया है, वो हमें करना चाहिए। आजकल लोग बोलते हैं यार ये बड़ा ईमानदार है, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ ये ईमानदार बोलना या कहना ये क्यों है? ये तो हमारा एक नैतिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हमें ईमानदार होना ही चाहिए यार। हम दूसरे को बोल के उसको कमजोर कर रहे हैं कि बड़ा ईमानदार से, बता रहे हैं कि ये, मतलब हमें उम्मीद थी कि ये बेईमान होगा लेकिन ये बड़ा ईमानदार है। तो ये चीज एक जिंदगी से, एक बार एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक बार हमारे नोएडा अथॉरिटी की मीटिंग चल रही थी, उसमें मुझे बुलाया बोलने के लिए। तो उसने बोला अशोक जी कुछ हमने विचार रखी। तो मैंने कहा यार विचार क्या रखा, मेरे को तो एक साहब थे वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बोला कि अशोक जी नोएडा अथॉरिटी वाले जो है बड़े पैसे मांग रहे हैं, 2 लाख रुपए मांग रहे हैं काम करने का, ये और फलाना। मैंने कहा हाँ, ये तो बहुत खराब बात है, ये तो बेईमानी है। तो अब वहां लोग सब सुन रहे हैं बैठे हुए, 10-12 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा ये उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बोली, तो मैंने कहा यार कि मुझे आज मालूम पड़ा कि ईमानदारी का भी एक पैमाना होता है। बोले क्या? उन्होंने बोला अशोक जी ये 50,000 मांगते तो मैं दे देता, ये 2 लाख मांग रहा है, बहुत बेईमान है। तो मेरे को क्या 50,000 में बेईमान नहीं था है, मतलब 50,000 मांग रहे हैं तो बेईमान नहीं है, वहां तक तो मेरी चलती है। तो मैंने कहा पहली बार मेरी जिंदगी में मालूम पड़ा कि ये ईमानदारी और बेईमानी का भी पैमाना होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भैया ईमानदार तो हमारा एक व्यक्तिगत वो चीज है। जी। थैंक यू। बहुत खूब, बहुत खूब सर। ये सोमेश्वर शर्मा जी आपसे कुछ कह रहे सोमेश्वर थे। जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हमारे साथी हैं, हमारे जो आए वो गाय के गुरु हैं ये हमारे, और खूब भी बड़े अच्छे प्रोग्राम करते हैं, दूरदर्शन में एक आला अधिकारी हैं। जी कवि पंडित जी का भी आ गया है, वाह।
जी जी। थैंक यू। सर, इतना कीमती समय आपने अपने शेड्यूल से निकाला, हमें दिया, कितनी थैंक अच्छी अच्छी यू जी। बातें कही, और बहुत खूबसूरत और बहुत ही उम्दा मैसेज दिए सोसाइटी के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हम चाहेंगे कि आपके साथ संपर्क में हमेशा बने रहें, और जैसे विवेक को आपका सानिध्य मिलता है, हम भी आपके से कुछ ना कुछ सीखते रहें। और इस बार सर दिल्ली आऊंगी तो मैं कैसे भी समय निकाल के आपसे जरूर मिलूंगी। और ये हमारे लिए बहुत मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात होगी कि आप जैसी शख्सियत से हम मिल पाए। और आपने इतना समय दिया, इतनी अच्छी अच्छी मैसेज दिए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और इसमें विवेक को दिव्या भी जी के, मैं जी। हाँ, मैं दिव्या जी ये कहना चाहूंगा कि इसमें केवल आप ही प्रिविलेज नहीं है, मैं भी प्रिविलेज हूँ कि आप लोगों से बातचीत हुई, मेरी बात आपको केंद्र आपने आपके माध्यम से मेरी बात हजारों लोगों तक पहुंच रही है और पहुंचेगी। और मैं भी उनका रिएक्शन चाहूंगा कि क्या वो जो मैंने कहा वो वाकई सही था कि नहीं था, या उनको लगता है कि मैं कोई इसमें अतिशयोक्ति वाली कोई बात कर गया हूँ। मैं भी चाहूंगा कि वो मुझे बताएं ताकि मैं अपने को सुधार सकूं। और एक बात और है, जब ताली बजती है ना तो दोनों को फायदा होता है। तो जब हम लोग मिले हैं तो अगर आप मुझे थैंक यू बोल रही हैं तो मैं भी हृदय के गहराइयों से आपके और आपके एलएसडी चैनल को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूंगा कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का। थैंक यू। आप कुछ कह रही थी विवेक जी के बारे में, थैंक क्या यू। विवेक दुबे? जी, विवेक जी को मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये हो पाया है। और थैंक यू विवेक। और थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया, और हमें पता थैंक है यू। आपके पास समय का अभाव है। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। थैंक्स थैंक यू थैंक्स सर। लॉट। थैंक यू। विनम्रता से थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू दिव्या, थैंक यू। नमस्कार। तो आज का जो सर ने मैसेज दिया, अशोक जी ने बहुत अच्छी बात कही। एज अ सोसाइटी में जब हम लोग हैं तो हम सबकी कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और हम बाद में किसी और से तो ईमानदार हम बाद में होंगे, सबसे पहले हम अपने आप से ईमानदार हों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सोसाइटी के लिए, समाज के लिए जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वरना हम खुद के लिए ही बेईमान हो जाएंगे। और हम अगर खुद से ही बेईमान हो गए तो हमें कभी भी सुकून, कहीं ना कहीं एक अशांति सी मन में लगी ही रहेगी। तो जैसे सर ने भी बोला कि समाज सेवा में बहुत सुकून है, तो अपने स्तर से हम जितना भी सहयोग, और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही होता है, बहुत सारे माध्यम है समाज सेवा के। किसी भी माध्यम से, हम जिस माध्यम से भी कर सकते हैं, जिस स्तर पे भी कर सकते हैं, और जितना भी कर सकते हैं, हमें अपना योगदान समाज के लिए जरूर देना चाहिए। और जो लोग भी समाज सेवा के कार्य में आना चाहते हैं, उनके लिए अशोक जी, अशोक सर बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, एक उदाहरण है, प्रेरणा के स्रोत हैं। तो डर को हटाइए, मेंटल ब्लॉकेज हटाइए, जो होगा आगे, एक बार कदम आगे बढ़ाएंगे तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। दूर से देखने में हर रास्ता कठिन लगता है, चाहे वो कोई भी सपना हो, चाहे वो कोई भी उद्देश्य हो, दूर से देखने में हमेशा कठिन लगता है, लेकिन एक बार जब हम उस रास्ते पे चलना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे वो रास्ते अपने आप सीधे होते चले जाते हैं। आज का एपिसोड स्पेशली मुझे बहुत टच किया। और जब प्रीति मैम आई थी तो मैं सच में बहुत इमोशनल हो गई थी। इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है, लेकिन जहां भी होती है ऐसी बॉन्डिंग, ऐसी अंडरस्टैंडिंग, फैमिली का ऐसा सपोर्ट, वहां पे ऐसे ही अच्छे अच्छे काम होते हैं जो नवरत्न फाउंडेशन कर रहा है, जो अशोक जी कर रहे हैं। और जब परिवार से सपोर्ट होता है तभी हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। नेक्स्ट एपिसोड पहले से शेड्यूल हो चुका है, तो मैं आज ही उसको अनाउंस कर देती हूँ। नेक्स्ट एलएसटी का एपिसोड कमिंग संडे को होगा। 20 को। एलएसटी का कोई डे डिसाइड नहीं है, ये वीकेंड शो है, सैटरडे भी होता है और संडे। जैसे ही गेस्ट की हमारी रिकमेंडेशन होती है, जो वो जैसे भी वो हमें टाइम दे सकते हैं, उस हिसाब से करते हैं। तो ये सैटरडे को था, बट नेक्स्ट एपिसोड हमारा संडे को होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हमें जो ज्वाइन करने वाले हैं, वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, और उनका ड्रीम उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, और वो अपने उस खूबसूरत ड्रीम को बहुत ही खूबसूरती से जी रही हैं।
उनका घर भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन उनके घर नहीं जाना है, आपको यहीं पे आना है। दिव्या मिश्रा, डिवाइन पॉजिटिव वाइब्स पे। तो नेक्स्ट संडे भी हमें ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जरूर हमारे साथ आइएगा और मिलेंगे एक बार फिर से एक ऐसी पर्सनालिटी से जो अपने सपनों को जी रहे हैं और अपने आप में सफल है। जैसे अशोक जी ने अभी कहा, खुद की संतुष्टि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही हमारे एलएसटी का टैगलाइन है, रियल सक्सेस इज लिविंग योर ड्रीम। चाहे वो जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। पर्पज है, आज का जो पर्पज है, नवरत्न फाउंडेशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके, अशोक जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके, जो लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट मिल सकता है, या किसी ऐसे जरूरतमंद को जिसको सच में जरूरत है उसको इस फाउंडेशन के बारे में, इसके काम के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसे जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।